अध्याय 931 प्रिंट। क्विन जानता था कि उसका आत्मा हथियार हमेशा के लिए नहीं चलेगा, खासकर तब जब वह इसे इस्तेमाल करते हुए देख रहा था कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। उसे लगा कि यह किसी भी पल बंद हो सकता है, और ऐसा ही हुआ भी। हालांकि बुरी खबर यही नहीं रुकी, क्योंकि सिस्टम संदेश लगातार पॉप अप होते रहे। आपके आत्मिक हथियार शैडो ओवरलोड की समय सीमा समाप्त हो गई है। आत्मा हथियार के लिए समय सीमा उपयोगकर्ता के पास मौजूद एमसी अंकों की संख्या पर निर्भर करती है। छाया अब उन लोगों को लौटा दी जाएगी जिनसे इसे उधार लिया गया था। दूसरी पंक्ति ने क्विन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अन्य लोग अपने एमसी अंक बढ़ाने में सक्षम थे, या यदि वह अपने सोल हथियार का उपयोग लंबे समय तक कर पाता तो क्या उसके पास छाया क्षमता सीखने वाले अधिक अंक होते। फिर भी सबसे बुरी खबर अभी आनी बाकी थी। अब आपको शैडो ओवरलोड का उपयोग करने के लिए अपना ऋण चुकाना होगा। -40 कुल एमसी अंक, 0/200 मेगाकुलम अंक शेष। जैसी कि उम्मीद थी, क्विन को इतने शक्तिशाली आत्मिक हथियार का इस्तेमाल करने की कुछ कीमत चुकानी पड़ी। वह जानता था कि एक बार यह हथियार खत्म हो जाए तो उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई एमसी पॉइंट नहीं बचेगा, लेकिन इस कीमत ने उसके कुल एमसी पॉइंट्स में से कुछ घटा दिए। पहले जब क्विन अपने आंकड़े देखता था तो पता चलता था कि उसके कुल 240 मेगाकुलम पॉइंट हैं। छाया का इस्तेमाल करते समय ये संख्या कम हो जाती थी, और कुछ समय बाद ये हमेशा अधिकतम संख्या तक वापस आ जाती थी। ऐसा लग रहा था कि इस सोल वेपन के इस्तेमाल की कीमत उसकी शैडो क्षमता के लिए अधिकतम एमसी पॉइंट्स की मात्रा को कम कर रही थी। हालांकि अब देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसके पास एनहांसमेंट सोल वेपन को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त एमसी पॉइंट्स भी नहीं थे। दूसरे शैडो यूजर्स के एमसी पॉइंट्स के बिना ऐसा नहीं लग रहा था कि क्विन में इसे दोबारा इस्तेमाल करने की ज़रूरतें थीं। सिंडी को देखते हुए क्विन देख सकती थी कि उसका चेहरा अभी भी विकृत था, लेकिन उससे जुड़ी परछाइयां अभी भी थीं, जो धीरे धीरे लुप्त हो रही थीं। हमें उसे खत्म करना होगा, क्विन के पास से एक आवाज़ आए। पिशाच बस्ती मुश्किल में है। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि यह हमारे अपने नेताओं में से एक होगा, और वह भी उस पर जिस पर मुझे भरोसा था, एक धीमी आवाज़ में बोला। जब क्विन ने अपना सिर घुमाया तो उसने एक बेहद कोमल आंखों वाली महिला को एक सींग वाले विशालकाय काले भेड़िए के ऊपर सवार देखा। क्विन ने अपने चारों ओर देखते हुए देखा कि नेता सनी, मस्कट, मुका और ली वापस आ गए थे। वे सब उसके पास खड़े थे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि वे सभी सिंडी की ओर दौड़ पड़े। जब वे आगे की ओर दौड़े तो एक और ट्रक उनके ठीक सामने आ गिरा, जिससे उनके नीचे की जमीन टूट गई। मुझमें अभी भी कुछ लड़ने की ताकत बाकी है, बोडेन ने कहा, और उसकी बांह पकड़कर उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया तथा उसे जमीन पर पटक दिया। वह जल्दी से उठ खड़ी हुई, लेकिन तभी मुका उसके ठीक पीछे आ गया। अपनी ओर एक मुक्का आता देख उसने जमीन से खून को झरने की तरह ऊपर की ओर उछालने का फैसला किया। फिर भी जैसे ही मुक्का की मुट्ठी आगे बढ़ती रही, ऐसा लगा जैसे झरना फट गया हो, उसका हाथ अंदर चला गया हो और मुक्का की छाती पर घूंसा लगा हो। उसकी क्षमता अद्भुत है, वह कितना भाग्यशाली व्यक्ति है, सिंडी ने सोचा। नोअर, उसे व्यस्त रखो, सनी चिल्लाया। विशालकाय भेड़िए ने जवाब दिया, आकार में छोटा होता गया और किसी भी पिशाच नेता की तरह तेजी से चलने लगा। वह अंदर बाहर झपटता रहा, कवच पर वार करता रहा, सिंडी के शरीर को चित्रे की गुड़िया की तरह हिलाता रहा। उसके पास जो एकमात्र हथियार था जो शायद परिचित पर वार करने के लिए काफी तेज था, वह था उसका चाबुक, लेकिन ली अपनी चाबुकों से उसे इतना व्यस्त रख रहा था कि वह उनका ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही थी। सिंडी जितनी तेजी से चाबुकों को नष्ट कर रही थी, ली ने उसके हाथ इधर उधर झटकते हुए नई चाबुकें बना लीं। आखिरकार सिंडी किसी तरह एक कदम पीछे हटी, लेकिन जल्द ही उसका पैर किसी चीज पर पड़ा हुआ पाया गया। वह चमक उठी और उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। यह मस्कट परिवार की ताकत थी, जाल बिछाने की क्षमता। उसके स्थिर रहने पर बोडेन ने इस मौके को गंवाए बिना एक बार फिर उसके सिर पर जोर से वार किया। हालांकि वह अपने पैर नहीं हिला पा रही थी, लेकिन वह अपने हाथ हिलाकर उन्हें ऊपर उठाकर अपना चेहरा बचा सकती थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बोडेन का वार इतना जोरदार होगा, उसकी बाहें कुचल देगा और उसकी ताकत उनके आर पार महसूस होती रहेगी। सिंडी। दूसरी तरफ से फांसी के मंच से दूर एक आवाज़ गूंजी। अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है, ये हमारी जीत है। ये शब्द कहने वाला ब्रायस था। वह अभी भी पहले से बुरी तरह घायल था और अपनी तलवार और कास को अपने पास खड़ा होने में मदद कर रहा था। हा, सिंडी हंसने लगी। आखिरकार उसके चेहरे से साया गायब हो गया था और वह एक बार फिर अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर पाई, और सबसे पहले उसने अपना मुंह पहले जैसा कर लिया। एक डाल्की, एक पनिशर, भूतपूर्व मानव और सभी पिशाच नेता एक साथ काम कर रहे हैं। जानते हो, अगर किसी एक चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं थी, तो वो ये कि तुम्हारे राज में ये सभी तरह के लोग एक साथ काम करेंगे। तुम इसे जीत कहते हो, मुझे लगता है अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो ये बहुत बड़ी हार होती। अपने शरीर में बहे सारे खून से उसने तय किया कि वह जख्मों को नहीं भरेगी।
इसके बजाय उसने रक्त कवच में मौजूद शक्ति को सक्रिय करने की योजना बनाई। बाकी लोगों ने उसे जलता हुआ देखकर छलांग लगा दी और दूर हट गए। सबको पता था कि यह खतरनाक था, लेकिन सिंडी की तरफ से यह सिर्फ एक चाल थी। कवच फीका पड़ने लगा था और उसने जल्दी से इस मौके का इस्तेमाल अपने हाथों को हुए नुकसान को ठीक करने में किया। भाड़ में जाओ तुम सब, वह हाथ उठाकर चिल्लाए। उसी क्षण 8वें परिवार द्वारा किए गए नुकसान से पिशाच बस्ती का सारा खून हवा में उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे लाल बारिश की बूंदें समय में जम गई हों। ये चाल फिर नहीं, नेट ने कहा। पिछली बार इसी ने उन सभी पिशाच नेताओं को मात दी थी, और मैं छाया का भी उपयोग नहीं कर सकता। वेविल ने उसे वहीं प्रयोग करने का प्रयास करते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि क्विन को उनकी शक्तियां उधार देने से वह सफल हो गया, इसलिए वह वास्तव में उनका उपयोग कर रहा था, इसलिए उन्हें भी उनके ठीक होने का इंतजार करना होगा। पहले ये सिर्फ चौक था, इस बार ये पूरी बस्ती से खून था और किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि वे इस हमले को रोक सकते हैं या इस बार इससे बच सकते हैं। नेताओं, ये हमला बंद करो, ब्राइस चिल्लाया। सिंडी के हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इतनी शक्ति को थामे रखने में मुश्किल हो रही हो और वह अभी भी उस हुनर को जगाने के लिए उसे इकट्ठा कर रही थी। क्या वह कमज़ोर है? क्विन ने सोचा। अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए उसने हर अन्य क्षमता की तरह एमसी अंक का उपयोग कर लिया था, इसलिए किसी बिंदु पर वह क्षति को उलटने में सक्षम नहीं होगी, और उसने नेताओं और बोर्डेन से भारी मार झेली थी, यहाँ तक कि पहले क्विन से भी। रक्त क्षमता की विशुद्ध शक्ति ही उसके संघर्ष का एकमात्र कारण नहीं थी। वह इस समय पहले से कहीं अधिक कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसने अपने हाथों को ठीक करने के लिए अपने आखिरी एमसी पॉइंट्स इस्तेमाल कर लिए थे और इस आखिरी चाल से सबको गिराने की योजना बना रही थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह मर भी जाए जब तक वह ये हमला कर सकती थी, और क्विन ने यह बात नोटिस कर ली थी। अगर वह इतनी कमज़ोर है तो एक काम तो मैं कर ही सकता हूँ, क्विन ने सोचा। एक छाया कौशल जिसके इस्तेमाल के लिए किसी एमसी पॉइंट की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि यह इस बात पर निर्भर था कि सामने वाला व्यक्ति कितना कमज़ोर है। यह एक जुआ था, क्योंकि अगर सिंडी कमज़ोर नहीं होती तो एक कौशल बेकार होता। अपने हाथों को आपस में समेटते हुए उसकी परछाइयों से एक घना काला धब्बा बनने लगा, और जब सही समय आया तो उसने उसे बाहर फेंक दिया। उसके हाथ से एक विशाल गेंद निकली जो सिंडी की ओर ऐसे फटी मानो उसका एक बड़ा मुंह उसे निगलने के लिए तैयार हो। कौशल छाया भक्षक। क्विन के हाथों से छूटी बड़ी काली गेंद तेजी से बाहर आई, और यह स्किल शैडो ईटर थी। ये स्किल कमज़ोर प्रतिद्वंद्वी पर सबसे ज़्यादा काम करती थी, और अगर यह कामयाब रही तो उसे उम्मीद थी कि यह सिंडी को रोकने के लिए काफ़ी होगी। अंधेरे के उस विशाल गोले को देखकर बाकी नेता रास्ते से हट गए, अपनी जान बचाने के लिए डरे हुए थे कि अगर यह हुनर उन्हें छू गया तो क्या होगा। उन्होंने देखा था कि आथ ने जब हुनर का इस्तेमाल किया था तो उसने वैडन के साथ क्या किया था, और वे भी वही हश्र नहीं सहना चाहते थे। सिंडी के पास इतनी शक्ति थी कि उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वह जो कौशल कर रही थी उसे रद्द कर दे, छाया से बचने के लिए शक्ति छोड़ दे, या फिर कौशल जारी रखे। अंततः उसने कौशल जारी रखने का फैसला किया और उस बड़ी काली गेंद का सिर फट गया, जिससे मुंह का आकार बन गया और वह उसे निगल गई। वे अब सिंडी को नहीं देख सकते थे क्योंकि बड़ी परछाइयों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था, लेकिन परछाइयों से बनी काली गेंद जमीन में धंसने लगी, और जब उसने फर्श को छुआ तो वह फैलकर क्विन की ओर बढ़ गई। क्या ये काम कर गया? क्विन ने सोचा। जैसे ही छाया जमीन पर तेजी से आगे बढ़ी और जब अंततः वह उससे चिपक गई तो उसे आश्चर्य हुआ। शैडो ईटर कौशल सफल रहा। आपने 1000 मेगाकुलम अंक अर्जित किए हैं। कुल एमसी अंक 0/1260। आपने संवर्धन आत्मा हथियार शैडो ओवरलोड को अनलॉक कर लिया है। न सिर्फ ये हुनर कामयाब रहा, बल्कि क्विन ने इस हुनर का इस्तेमाल करके अब तक के सबसे ज़्यादा एमसी पॉइंट्स हासिल किए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उम्मीद करे, क्योंकि आम वैम्पायर उसे सिर्फ 10 ही देते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वैम्पायर लॉर्ड स्तर का एक वैम्पायर इस हुनर का इस्तेमाल करने लायक है। दुर्भाग्य से क्विन ने ऐसी और घटनाओं की योजना नहीं बनाई थी। क्विन इस कौशल की सफलता और प्राप्त हुए एमसी पॉइंट्स की खुशी में डूबा हुआ था, फिर भी उसे यह अनिश्चितता थी कि क्या इसने वास्तव में कुछ किया भी था। वह सिंडी की ओर मुड़ा, जो लगभग जमी हुई लग रही थी, उसकी बाहें हिल नहीं रही थीं। तभी क्विन ने देखा कि पूरी बस्ती से आसमान में जमा हुआ सारा खून जमीन पर गिर गया था। कौशल ने काम कर दिया था और उसने अपना काम कर दिया था। कुछ ही देर बाद सिंडी घुटनों के बल गिर पड़ी और उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसके पैरों से पानी का एक गड्ढा बन रहा था और पूरे शरीर में जलन हो रही थी। नहीं, वह इतनी जोर से चिल्लाई कि उसकी तुलना एक छोटी बंशी की चीख से की जा सकती थी। दर्द असहनीय था और साथ ही कमजोरी और थकान भी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नवजात पिशाच पहली बार धूप में बैठा हो। हालांकि चारों तरफ अंधेरा था और उसे जिंदगी भर इसी अंधेरे में जीना था। ये जानते हुए उसे एहसास हुआ कि इस दर्द से, जिंदगी भर की इस यातना से एक ही रास्ता है।
अपना हाथ ऊपर उठाकर वह खुद को खत्म करने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, उसने महसूस किया कि उसे तेजी से दोनों तरफ से जमीन पर खींचा और पटक दिया जा रहा है। हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते, मुका ने उसकी बाहें जमीन पर टिकाते हुए कहा। बिना कोई स्पष्टीकरण दिए और भागकर तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओगी। उसने अपना दूसरा हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन सनी ने उसे पकड़ रखा था। उसने खुद को उनसे छुड़ाने के लिए कितनी भी ताकत जुटाए, वह ऐसा नहीं कर पाए। ये देखकर क्विन को लगा कि शैडो ईटर का कौशल उन लोगों पर ज्यादा कठोर लगता है जो पिशाच विकास के पैमाने पर ज्यादा पूर्ण हैं। उसे याद आया कि जब वह हाफलिंग था तब उस पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता था, लेकिन हर विकास के साथ यह प्रभाव और भी बुरा होता गया। शुक्र है कि अंगूठियों ने उसे उस पीड़ा से बचा लिया, लेकिन अब अंगूठी होने पर भी सिंडी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद एक पिशाच सरदार होने के नाते सूर्य का प्रभाव और भी बुरा था, और वह इस समय मनुष्य से भी कमजोर रही होगी। एक पिशाच सरदार के लिए यह एक भयानक विचार था। उसी समय एक नेता, जिसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, बाहर आया और उसने अपनी सुइयां सिंडी पर फेंक दी जो फर्श पर गिरी हुई थी। सुजैन, मस्कट ने आश्चर्य से कहा, तुम कहाँ थीं? सुजैन के लिए पूछे गए सवालों का जवाब देना लगभग शर्मनाक लग रहा था, क्योंकि उसके गाल लाल हो गए थे। खासकर तब जब सभी बुरी तरह घायल थे और उन्होंने एक कठिन लड़ाई लड़ी थी, जबकि उसके कपड़े ठीक लग रहे थे। मुझे पता है कि दूसरे परिवार की क्षमता कितनी मजबूत है, इसलिए मैंने सोचा कि इस लड़ाई में मेरी क्षमताएं हम होगी। इसलिए मैंने हर कीमत पर अपनी रक्षा करने और सही समय पर ही बाहर आने का फैसला किया। सुजैन ने जवाब दिया। तो आप तब आए जब हम काम पूरा कर चुके थे, मस्कट ने जवाब दिया, जो साफ तौर पर नाराज थे। एक नए नेता के तौर पर वह आमतौर पर इतना मुखर नहीं होते, लेकिन वह बस ये बता रहे थे कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अभी इस बात को नज़रअंदाज करना था, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी था। पिशाच बस्ती पर अभी अभी हमला हुआ था। एक मूल पिशाच जाग गया था और सिंडी के शरीर पर अभी भी रक्त कवच था और रक्त शक्ति उसके नियंत्रण में थी। इन चीज़ों को उससे हटाना होगा। हालांकि क्विन के कौशल के कारण उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बस मुझे मार दो, सिंडी ने धीरे से कहा। तभी उसके ऊपर एक साया छा गया और जब उसने ऊपर देखा तो वह सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था, ब्राइस। उसके जख्म ठीक हो गए थे और अब जब सिंडी हार चुकी थी तो काज उसे थोड़ा खून पिलाने में कामयाब हो गया। फिर भी लड़ाई के घाव अभी भी उसके शरीर पर दिखाई दे रहे थे और खून भी उसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने उसे हिलने डुलने की अनुमति दे दी थी। यह एक और दिन है जिसे पिशाच इतिहास में याद रखा जाएगा, ब्रायस ने उसकी ओर देखते हुए कहा। हालांकि पिशाचों के लिए ये कठिन है। इस तरह की घटना से गुजरने के बाद ये हम दोनों को, जिन्होंने साथ मिलकर काम किया है, और भी करीब लाएगा। ये शब्द सुनकर सिंडी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और उसने खून का एक टुकड़ा थूकने की कोशिश की जो उसके मुंह में महसूस हुआ, लेकिन बहुत कमजोर होने के कारण वह ज़्यादा दूर तक नहीं जा सका और उसकी ठुड्डी से नीचे गिर गया। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी पिशाच बस्ती, सिंडी बोली। तुमने आखिर क्या किया? क्या नेताओं ने इस जगह को बचाया? क्या तुमने उनके राजा के तौर पर इस जगह को बचाया? नहीं, तुम सब अभी मरे नहीं हो। इसकी वजह सिर्फ वो शापित बाहरी आदमी है। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम उससे कितना छुटकारा पाना चाहते हो, ब्रायस। और अब उसने तुम सबको बचा लिया। ये वाकई बहुत दयनीय है। तुम एक दयनीय राजा हो। ब्रायस ने पीछे मुड़कर क्विन की तरफ देखा, जो हाँफ रहा था और हाँफ रहा था। वह थका हुआ और थका हुआ लग रहा था। ब्रायस ने यह भी देखा कि उस पर जख्म का नामोनिशान नहीं था। लगता है मैंने तुमसे बेहतर काम किया है, ब्रायस ने सिंडी की तरफ देखते हुए कहा। हम तुम्हारे दिमाग में झांकेंगे और पता लगाएंगे कि तुमने क्या क्या छिपाया और कैसे तुमने पूरी बस्ती को बरगलाया। चिंता मत करो, तुम्हारा समय यहीं खत्म नहीं हुआ है। वहां से जाते हुए उसने बाकी नेताओं को सिंडी से निपटने दिया। इसके अलावा ब्रायस को भी अपनी रिकवरी करनी थी और सिंडी से जो चाहिए था उसे पाने के बाद भी बहुत कुछ करना बाकी था। पहली बार वहां से गुजरते हुए ब्रायस ने क्विन के कंधे पर हाथ रखा। आपने अच्छा काम किया, ब्रायस ने कहा। क्विन ने ब्रायस का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। उसने अभी तक उसे उन सभी बातों के लिए माफ़ नहीं किया था जो उसने पहले करने की कोशिश की थी। मैं और तुम दोस्त नहीं हैं, ब्रायस, क्विन ने कहा। मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया क्योंकि तुम मेरे राजा हो। मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेने दो। तुम मेरे राजा नहीं हो। इस पूरे झमेले में मुझे शामिल ही नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, मैं ये जगह छोड़ रही हूँ और इन्हें भी अपने साथ ले जा रही हूँ। ये कहते हुए क्विन ने ब्रायस की आंखों में देखा और उसने भी क्विन की तरफ देखा। फांसी के मंच से देख रहे बाकी लोग घबरा गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद एक और आखिरी लड़ाई होगी। अब आप आराम कर सकते हैं, ब्रायस ने चलते हुए कहा और कुछ सेकंड बाद क्विन ने महसूस किया कि उसके घुटने लड़खड़ा रहे हैं और उसका शरीर फर्श पर गिर रहा है और वह ठंडी जमीन पर सीधा लेट गया। MVS साइड स्टोरी क्विन अतीत।
साइड स्टोरी विजेता क्विन MVS वोटिंग इवेंट में 200,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने के कारण। एक काली जगह, परछाइयाँ, एक अंधेरा मन। क्विन के मन के अंदर का दृश्य थोड़ा धुंधला था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ? मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा था, क्विन ने सोचा। ये सवाल पूछते हुए उसे लगभग उम्मीद थी कि कोई जवाब देगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और वह अकेला रह गया। उस अंधेरे में जहाँ कहीं भी था उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार अचानक एक आईना उसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। हालांकि आईने में ही क्विन को अपना चेहरा बिल्कुल जवान दिखाई दे रहा था। उसके घुंघराले बाल थे जो कानों तक थोड़े से नीचे तक आए थे और उसने काले रंग का ब्लेजर और स्कूल टाई पहन रखी थी। मैं स्कूल यूनिफॉर्म में हूँ और मैं इतना जवान दिख रहा हूँ। रुको, इसमें अजीब क्या है? आखिर मैं स्कूल में हूँ। रुको, स्कूल? क्विन को याद आया। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसके बाल भीग गए थे और पूरी दुनिया मानो पिघल रही हो। आंखें खोलते ही क्विन को अपने सामने एक भीगी हुई मेज दिखाई दी। उसके बालों और सिर से पानी टपक रहा था। माफ़ करना, मैं बस अपनी पानी की क्षमता का अभ्यास कर रही थी। मेरा आपको मारने का कोई इरादा नहीं था, यह एक दुर्घटना थी, एक महिला की आवाज़ ने कहा। ऊपर देखते हुए क्विन ने देखा कि वहाँ 3 लड़कियां थीं और माफ़ी मांगने वाली ने अपना हाथ मुंह पर रखा हुआ था। उसके बगल में बैठी 2 लड़कियों ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया था, उनके कंधे ऊपर नीचे हो रहे थे। आह, फिर से, और इस बार पानी। पता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम हंस रहे हो। सिर्फ इसलिए कि मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। क्विन कहना चाहता था, लेकिन उसने अपनी सीट से उठकर खुद को सुखाने के लिए शौचालय जाने का फैसला किया। अरे, लगता है ये सच ही है। उसके पास से गुजरते ही लड़कियां आपस में गपशप करने लगीं। क्योंकि उसमें कोई क्षमता नहीं है, इसलिए वो असल में पलटवार तो नहीं कर सकता, है ना? हालांकि क्विन ने इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश की थी कि उसमें कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ये साफ था कि देर सवेर यह बात पूरे स्कूल में फैल ही जाएगी। आखिरकार लगभग सभी में कोई न कोई योग्यता जरूर थी और वे उसे दिखाने में खुशी खुशी लगे रहते थे। यहाँ तक कि शारीरिक शिक्षा के दौरान भी योग्यताओं के इस्तेमाल की इजाज़त थी, इसलिए अंततः ये बात जाहिर हो गई और तभी से दूसरों की तरफ से बदमाशी शुरू हो गई। हालांकि अभी वह इसे स्वीकार कर लेगा, लेकिन उसने सोचा कि इसे नज़रअंदाज करना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसने देखा कि अन्य सभी निम्न स्तर के छात्रों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। वे जवाबी हमला क्यों नहीं करते? क्विन ने एक बार सोचा, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि क्यों। जब एक छात्र ने भी कोशिश की, उसे एक भी मुक्का नहीं लगा। स्कूल में रहते हुए एक स्वाभाविक समूह उभर कर आया था। उनके स्कूल में उच्च स्तरीय योग्यता वाले लेवल 4 के छात्र माने जाते थे। हालांकि इस स्कूल में उच्च स्तर का होना जरूरी नहीं था। उनका स्कूल एक साधारण सरकारी स्कूल था। सभी उच्च स्तरीय छात्र अमीर परिवारों, ऊंची पृष्ठभूमि और निजी शिक्षा से पढ़े थे। अगर इनमें से कोई भी छात्र उन स्कूलों में जाता तो वह मक्खियों के सिवा कुछ नहीं होता। हालांकि क्विन की बात करें तो वह तो मक्खी से भी कम था। 5 बच्चों के एक समूह को उनके शटल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि उनके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। हर एक को उनके लिए एक अलग काम सौंपा गया था। कुछ उनका होमवर्क करते, कुछ उनका सामान ढोते और क्विन उनके लिए दोपहर का खाना लाने की जिम्मेदारी संभालती। हैरानी की बात यह थी कि किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं किया। शिक्षक के लिए यह जानना असंभव था कि क्या हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं किया गया क्योंकि इन उच्च स्तर के लोगों को उनकी दुनिया में ज़रूरी समझा जाता था, जबकि दूसरी ओर उन्हें उनके निम्न स्तर या उनकी कोई योग्यता न होने के कारण बेकार समझा जाता था। एक दिन स्कूल की छत पर एक को छोड़कर सभी शटल इकट्ठा हो गए थे और क्विन उनमें से सबसे आखिर में पहुंचा। उसने देखा कि बाकी 4 शटल घुटनों के बल बैठे थे और उनमें से कुछ को पीटा गया था। क्या हो रहा है? क्विन ने सोचा। वह केवल इतना देख पाया कि स्कूल का दूसरा सबसे बड़ा छात्र ह्यूमन बेतहाशा जमीन पर अपना पैर पटक रहा था। उस बेवकूफ़ ने ऐसा क्यों किया और अब वह अस्पताल में है और वे मुझे दोषी ठहरा रहे हैं? क्या यह मेरी गलती है कि वह इतना कमज़ोर था? ह्यूमन शिकायत करता रहा। ह्यूमन के गुस्से से भरे उद्गारों के आधार पर क्विन को इस बात का सार समझ आ गया था। हालांकि लोग बहुत कुछ करके बच सकते हैं, लेकिन अगर कोई हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाए या किसी की जान ले ले तो उसे सज़ा तो मिलेगी ही। कम से कम दुनिया अभी भी थोड़ी न्यायप्रिय है। इधर आओ क्विन, ह्यूमन चिल्लाया। क्या वह अपना गुस्सा मुझ पर निकालेगा? क्विन ने मुट्ठी भींचते हुए सोचा। वह देख सकता था कि ह्यूमन अपनी मुट्ठी को पत्थर जैसी चीज़ में बदल चुका था जो उसकी क्षमता थी। क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरी गलती है? नहीं, है ना क्विन? इतना बेकार होना तुम्हारी गलती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसके माता पिता ने जाकर शिकायत की। मुझे पता है कि उसमें हिम्मत नहीं होती अपने माता पिता को ये बताने की कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो तुम लोगों में से ही कोई तो होगा।
लेकिन इनमें से किसी ने अभी तक दम नहीं तोड़ा है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। क्विन, मुझे ये मत बताना कि ये तुम हो। तुम इन सब में मेरे सबसे पसंदीदा हो। तुम एक शब्द भी नहीं बोलते। मैं जो भी कहती हूँ तुम बस वही करते हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्विन समझ गया था कि बहस करने की कोशिश करना बेकार है, इससे सिर्फ और ज़्यादा मार पड़ेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ लोग जवाबी कार्रवाई क्यों करते हैं। जब वे अपनी स्थिति नहीं बदल सकते तो उसे बदलने की कोशिश क्यों करते हैं। वे अपने पहले से ही कठिन जीवन को और भी कठिन बना रहे थे। उनके माता पिता ने अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं की। उन्होंने उन्हें यह नहीं बताया कि इस दुनिया में एक व्यवस्था है और हम उनसे ऊपर हैं। शायद यह अच्छा ही है कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, क्विन। शायद इसीलिए तुम इतने। अचानक एक मुक्का निकला और सीधे ह्यूमन के चेहरे पर लगा। क्विन ने पहली बार किसी को मारा था और शटल के बाकी छात्रों के मुंह अविश्वास से खुले रह गए। घिनौना, तुम तो बिल्कुल घटिया हो, क्विन चिल्लाया। आखिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ह्यूमन ने अपने मुंह से थोड़ा खून पोंछा और फिर क्विन के सिर पर जोरदार मुक्का मारा। उसने अपनी क्षमता सक्रिय कर ली थी, इसलिए अगर मुक्का क्विन को लगा तो उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। झुककर क्विन ने जाकर उसे जमीन पर पटक दिया। उसे घुटनों से जकड़े हुए क्विन यहीं नहीं रुका और उसके चेहरे पर मुक्के बरसाता रहा। उसे पता भी नहीं चला कि ह्यूमन कब बेहोश हो गया, लेकिन आखिरकार वह रुका। उसके हाथ खून से लथपथ थे और उसकी अंगुलियों की चमड़ी उधर चुकी थी। आसमान की ओर देखते हुए क्विन ने खुद से पूछा, मैंने क्या किया है। उस दिन के बाद से क्विन की जिंदगी बदल गई। उसे ह्यूमन के गिरोह के लोग, यहाँ तक कि उसका मुखिया भी, लगातार निशाना बना रहे थे। लेकिन अब कुछ बदल गया था। क्विन अब शटल ग्रुप का हिस्सा नहीं था और वही करता था जो वह चाहता था। अब उसे समझ में आया कि लोग क्यों लड़ते थे, क्योंकि रोजाना पिटाई का दर्द उतना बुरा नहीं था जितना कि घटिया व्यवहार से होने वाला दर्द। किसी से कमतर महसूस करने का मानसिक आघात उनकी आत्मा को नुकसान पहुंचा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे लगभग गुलाम हों। कम से कम इस तरह क्विन को लगा जैसे उसने अपनी पसंद खुद बना ली है। उसने जो चाहा वो करने का फैसला खुद किया और उसे उसके अंजाम भुगतने होंगे। उसे उन सभी मशहूर हस्तियों की याद आई जिनके पास अपार शक्तियां थीं, जिन्हें उसने टीवी पर देखा था। बिग फोर, सैन्य नेता और प्रमुख जनरल। उनके पास इतनी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। क्यों? सबके जीवन को बेहतर बनाने की ताकत होने के बावजूद उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? क्या इसलिए कि वे इसे देख नहीं पाए? क्या इसलिए कि वे शीर्ष पर थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि नीचे वालों का जीवन कैसा होता है? अपनी मुट्ठी भींचते हुए क्विन ने खुद से वादा किया, अगर एक दिन मुझे भी उन लोगों जैसी ताकत मिल जाए जो ऊपर बैठे हैं, तो मैं अपने जैसे लोगों के लिए बेहतर जिंदगी बनाऊंगा और इस पूरी घटिया व्यवस्था से छुटकारा पाऊंगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कुछ हुआ उसके बाद हर कोई शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थक चुका था। इस बार सिर्फ एक परिवार को ही नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि लगभग हर एक परिवार को नुकसान हुआ था। ये कहना कठिन था कि इससे पिशाच बस्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो उन्हें इस सब से बाहर निकालेगा वह उनका राजा ब्राइस था। जो कुछ हुआ था उसे फिर से इकट्ठा करने और व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हुए, हालांकि वह अभी भी खुद को संभाल रहा था। मुख्य रूप से उसने शाही रक्षकों का इस्तेमाल चीज़ों पर नियंत्रण रखने के लिए किया, क्योंकि उनका इस्तेमाल खोई हुई चीज़ों को फिर से बनाने, मारे गए सभी लोगों की गिनती करने और किसी भी अप्रिय आश्चर्य की स्थिति में पहरा देने के लिए किया जाता था। ये पूरी घटना पिशाचों के लिए एक बड़ा सदमा थी और उन्हें ये समझने में समय लगा कि क्या हुआ था और क्यों। खासकर उन गिने चुने लोगों के लिए जो 8वें परिवार के बचे हुए थे, क्योंकि लगभग पूरा 8वां परिवार ही खत्म हो चुका था। क्विन और बाकी नेताओं के साथ हुई इस घटना को पूरा एक दिन बीत चुका था। 10वें परिवार के लोग मंच पर घबराए हुए खड़े थे जब उन्होंने क्विन को जमीन पर गिरते देखा। उन्होंने अभी अभी क्विन को कुछ तीखी बहस करते देखा था और उन्हें चिंता हो रही थी कि कहीं ब्रायस ने कुछ कर तो नहीं दिया। हालांकि वे वहां से जाना चाहते थे, फिर भी वे सतर्क थे और जब तक उन्हें इजाज़त नहीं मिली तब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसी समय 2 लोग जो कहीं बाहर गए थे वापस आ गए थे और लौटते समय उनका रूप देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। पीटर ने उसे जमीन से उठाकर आसानी से क्विन को अपने कंधे पर रख लिया। तुम सब यहाँ किस लिए खड़े हो? क्विन थक गया है और कोई भी उसे उसके महल में वापस नहीं ले जाएगा। पीटर ने दूसरों की तरफ बढ़ते हुए और अपना सिर हिलाते हुए कहा। ब्राइस ने उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया और उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने दिया। पीटर और लोगन की शक्ल देखकर पूरा समूह अवाक रह गया, उनकी हरकतों की वजह से नहीं, बल्कि उनके रूप रंग की वजह से। पीटर के कपड़े फटे हुए और खून से लथपथ थे। उसके चेहरे के अलावा ऐसा लग रहा था जैसे उसे लाल रंग की बाल्टी में डुबोया गया हो, और लोगन की तो पूरी बाँह ही गायब थी। क्या हुआ? नेट अपने घाव को घूरते हुए, जो कि जल गया था, पूछे बिना नहीं रह सका। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे को अपनी स्थिति के बारे में अपडेट करना चाहिए, लोगन ने जवाब दिया।
अच्छी बात यह है कि आप सभी जीवित हैं। मुझे अपनी संभावना के हिसाब से यकीन था कि आप में से कम आधे लोग मर गए होंगे। आप मेरी सूची में शामिल लोगों में से एक थे। इसका क्या मतलब समझा जाए? जाने से पहले सिल्वर काज से कुछ बात करना चाहती थी और उसने उसके पिता की देखभाल करने के लिए जाने से पहले उसका हाथ पकड़ लिया। काज, तुम और फैक्स दोनों ने सिंडी के कारण अपनी याददाश्त खो दी थी, है ना? लेकिन किसी तरह तुमने अपनी याददाश्त वापस पा ली। क्या हुआ? क्या तुम फैक्स के साथ भी ऐसा कर सकते हो? सिल्वर ने पूछा। मुझे यकीन है कि राजा ज़रूर इसके लिए तैयार हैं। फैक्स और आपके पूरे परिवार का उन पर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन कृपया समझ लीजिए कि इससे पहले और भी ज़रूरी काम होंगे। मैं बस आपसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का अनुरोध करती हूँ। काज ने उत्तर दिया और अपने पिता के साथ जाने लगी। लड़ाई से अपनी कुछ ताकत वापस पाकर लियो ने अपनी तलवार की म्यान का सहारा लिया। सब लोग, हम महल में लौटकर आराम करेंगे, लियो ने आदेश दिया। आमतौर पर परिवार का मुखिया 10वें परिवार के सदस्यों की व्यवस्था का प्रभारी होता था, लेकिन क्वीन की सांसें किसी बच्चे की तरह अंदर बाहर आती जाती सुनाई दे रही थीं। लियो ही यह काम संभाले तो बेहतर होगा। इन सब घटनाओं के बाद समूह ने किसी तरह दिन के बाकी समय महल के अंदर आराम किया। वे उत्साह से एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि उनके दूर रहने के दौरान क्या क्या हुआ। बिल्कुल नहीं, 100 पिशाच। वेविल ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे अपनी बात पर यकीन ही न हो। अगर वो बोडेन होता तो शायद। पीटर ने कंधे उचका दिए, क्योंकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे उस पर विश्वास करते हैं या नहीं। उसने बस इस सवाल का जवाब दिया कि क्या हुआ था। मुझे कभी पता नहीं था कि तुम डाल की हो, वेविल ने कहा और उस मेज के पास गया जिस पर बोडेन खड़ा था। लड़ाई के लगभग 1 घंटे बाद बोडेन आखिरकार अपने छोटे आकार में वापस आ गया। अच्छी खबर यह थी कि इस तरल पदार्थ ने उसे ज़्यादा देर तक अपने असली आकार में रहने दिया और लोगान ने कहा कि वह उसके लिए और भी ज़्यादा बना सकेगा। अब अगर वो चाहे तो उसे इंजेक्शन भी दे सकता हूं, लेकिन बोडेन को अपने छोटे कद की आदत हो रही थी। उसे अपनी लड़ाई के दौरान समय सीमा से वंचित होने की ज़्यादा चिंता थी। मैंने वैम्पायर क्रिस्टल से कोई समाधान निकालने की कभी कोशिश नहीं की। शायद अगली बार करूंगा, लोगन ने सोचा। मेरे डाल की होने की चिंता मत करो, मैं वहां अपने भाई के यहाँ रहता हूं, बोडेन ने सिल की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कमरे के कोने में बैठा था। सिल दूसरों के साथ नहीं गया था, और एक अच्छे कारण से भी। यदि वह वहां होता भी तो वह बेकार होता और पिशाचों तथा सिंडी द्वारा उसे एक अन्य रग बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता। 10वां परिवार इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी उत्साहित था। एक तरह से यह एक राहत की बात थी। क्वीन की मौत को लेकर उन पर इतना दबाव था कि ऐसा लग रहा था कि पिशाच की दुनिया में आने के बाद पहली बार वे आराम कर पाएंगे। लेकिन सैम ने कुछ बात सामने रखी। क्वीन ने जो शब्द कहे थे, ब्राइस, अंत में, क्या तुम्हें लगता है कि हम सब घर जा सकते हैं? सैम ने पूछा। अभी तक हमें कुछ पता नहीं, पॉल ने जवाब दिया। फिलहाल पिशाच सिंडी से जानकारी ढूंढने में व्यस्त लग रहे हैं जिसने ये सब किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्वीन अभी तक नहीं उठा है। मुझे यकीन है कि वे उससे कई बातें करना चाहेंगे। हालांकि ब्राइस एक अजीब आदमी है। क्वीन के शब्दों को धमकी के तौर पर लिया जा सकता है। मैं जितने कम समय से यहाँ हूँ, उससे ऐसा लगता है कि पिशाचों में बहुत घमंड है और वे राजा का सम्मान चाहते हैं। क्वीन पिशाच बस्ती का हिस्सा न बनने का अनुरोध करके एक जोखिम भरा खेल खेल रहा है। जैसे ही एक परिवार चला जाएगा, दूसरे नेता भी विशेष मांग करेंगे, और यह कुछ ऐसा है जो राजा नहीं चाहता। ये सुनकर बाकी लोग थोड़े उदास लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद वे यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे, और अगर वे गए भी तो क्वीन फिर से किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। हालांकि मैं अपने साथी शूरवीर से थोड़ा सहमत हूँ, पर साथ ही असहमत भी हूँ, लियो ने पॉल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम एक नायक की शक्ति को कम मानते हो। क्वीन ने वह काम किया है जो राजा नहीं कर सका। क्या एक नायक को उसके प्रयासों के लिए पुरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए? कुछ लोग समझ नहीं पाए कि लियो की बातों का क्या मतलब था, लेकिन जल्द ही सभी को ठीक ठीक समझ आ गया कि लियो का क्या मतलब था। क्योंकि उस समय 10वें महल के बाहर सैकड़ों हजारों पिशाच खड़े थे जो 10वें भीतरी महल में घुसना चाहते थे। उन्हें रोकने वाली एकमात्र चीज शाही पहरेदार थे जो हर दरवाजे पर तैनात थे। वे वहां इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जो सुना था, उनके लिए ये जानना असंभव था कि क्या हुआ था, और अब 10वीं की एक नई ख्याति फैल रही थी। 10वां परिवार जिसने 2 परिवारों के एक जबरदस्त हमले का बचाव किया, और वह नेता जिसने उस व्यक्ति को परास्त किया जिसने ये सब किया था। उसी समय 10वें परिवार के एक वाइट के बारे में अफवाहें फैल गईं जो वीरतापूर्वक सभी पिशाचों को बचा रहा था। 10वें परिवार को अभी अपनी अचानक लोकप्रियता का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाएगा। हालांकि एक और व्यक्ति था जिसे उनसे पहले ही इस बारे में पता चल गया था। राजा के महल के अंदर सबसे ऊपरी मंजिल पर ब्राइस अपने सिंहासन पर बैठा था।
वह कई विचारों में डूबा हुआ था क्योंकि उन्हें थोड़े ही समय में बहुत कुछ पता चल गया था और वह उन कई फैसलों के बारे में सोच रहा था जो उसे जल्द ही लेने थे। यह ऐसा मामला था जिसमें देरी नहीं की जा सकती थी क्योंकि लोग उनसे जवाब और आगे की कार्रवाई चाहते थे ताकि ऐसा कुछ दोबारा न हो। वह अपने विचारों में मग्न था कि तभी दरवाज़ा खुला और काइल अंदर आता दिखाई दिया। उसका लबादा फड़फड़ा रहा था और वह घुटनों के बल बैठ गया। क्या कोई चिंताजनक बात है? ब्राइस ने पूछा। ज़्यादा चिंताजनक नहीं, लेकिन शायद मुझे लगा कि तुम्हें पता होना चाहिए। मुझे पता है कि तुम 10वें परिवार के नेता के साथ क्या करना है इस उलझन में हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। आगे कुछ बोलने से पहले काइल ने घबराकर कहा। 10वें नेता क्विन टैलेंट को दूसरे पिशाच जाति के नायक और रक्षक के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। इस जानकारी ने निश्चित रूप से ब्रायस को अपनी मूल योजना पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया। एक हीरो, उसने सिंहासन कक्ष के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर लगी एक नई पेंटिंग की ओर देखते हुए दोहराया। ये बड़ी थी और द्वार के ऊपर से लेकर चिलिंग रूम के अंत तक फैली हुई थी। पेंटिंग में आर्थर को अपने दादा का सिर काटते हुए दिखाया गया था। मैं कभी नहीं भूलूंगा। ब्रायस को अन्य चीज़ों के बारे में सोचने से पहले कई चीज़ें करने की आवश्यकता थी, लेकिन उसके दिमाग में सर्वोच्च प्राथमिकता रक्त शक्तियाँ प्राप्त करना था, जिसके बारे में उसका मानना था कि यह शक्तियाँ पहले से ही उसकी होनी चाहिए थीं। उन्होंने किसी भी चीज़ को अपने रास्ते में नहीं आने दिया और अपने अधिकांश संसाधन इसी कार्य में लगा दिए। सिंडी पर प्रभाव कौशल का इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत आसान था और इसका मुख्य कारण क्विन का छाया भक्षक कौशल था। इसके साथ वह अब वैम्पायर नहीं रही जो वह पहले हुआ करती थी। इससे उसका पूरा शरीर कमज़ोर हो गया था और इससे उससे जानकारी निकालना भी काफ़ी आसान हो गया था। इससे उन्हें पता चल गया था कि वह किताब कहाँ रखी है जिसमें परम रक्त शक्तियाँ संग्रहित हैं। अप्रत्याशित रूप से वह किताब दूसरे महल में एक अपेक्षित जगह पर छिपी हुई थी। ऐसा लगता है कि सिंडी को यह घमंड था कि या तो उसकी योजनाएं कभी उजागर नहीं होंगी या फिर वह सफल हो जाएगी, इसलिए किताब छिपाने की कोशिश करना बेकार था। दूसरे परिवार की कब्रों की ओर जांच की गई और हालांकि एक कब्र खोली गई थी, बाकी कब्रें नहीं खोली गईं। यह अपेक्षित था क्योंकि जिस व्यक्ति ने वास्तव में एक नेता को जगाया था वह स्वयं ब्रायस था। राजा के महल के नीचे अपने 2 शाही शूरवीरों की सुरक्षा में ब्रायस खुद सिंडी से मिलने गया था। अब जब उसके पास रक्त पुस्तक थी तो शक्तियों को पुस्तक में वापस लाना जरूरी था और फिर ब्रायस को रक्त पुस्तक से फिर से शक्तियां लेनी थीं। एक तरह से वह आभारी था कि उसकी हत्या नहीं हुई, अन्यथा उसे पता नहीं था कि रक्त शक्तियों का क्या होगा और इस बारे में भी आज तक कोई जानकारी नहीं थी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने सिंडी को देखा, एक पिशाच सरदार जिसने एक सादा भूरा टॉप पहना हुआ था। उसकी आंखें भारी हो गई थीं। हालांकि पिशाचों को ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती, फिर भी कभी कभी उन्हें नींद आ जाती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सिंडी को कभी आराम नहीं मिला और यह सब उसके दर्द की वजह से था। सिंडी को एक तहखाने में बंद कर दिया गया था जहां उसे खोलने के लिए एक खास संयोजन की जरूरत थी। कोठरी के अंदर के हालात क्विन की तुलना में बेहतर थे। सिंडी की वर्तमान मानसिक स्थिति को देखते हुए वे जानते थे कि उन्हें उसके भागने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह अभी भी अज्ञात था कि क्या उसके साथ काम कर रहे अन्य नेता भी थे जो उसे बचाने की कोशिश कर सकते थे। हालांकि उसके हाथ और टखने बांधना जरूरी समझा गया था कि वह फिर से आत्महत्या का प्रयास न कर सके, कम से कम तब तक नहीं जब तक वे उससे जरूरी सारी जानकारी न निकाल लें। रक्त कवच पहले ही उतार लिया गया था और राजा के ताक में वैसे ही रख दिया गया था जैसे उसे होना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर ही उसे बुलाया जाता था। तुम्हें क्या चाहिए? सिंडी ने पूछा। ब्रायस के अंदर आते ही उसने ऊपर देखा तक नहीं। उसके हाथ पैरों में बंधी भारी बेड़ियां उसे ज्यादा हिलने डुलने की आज़ादी नहीं दे रही थीं। द पनिशर की शक्ति निश्चित रूप से क्रूर है और आमतौर पर मैं कहूँगा कि कोई भी ऐसी सजा का हकदार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए ये सज़ा बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं? ब्रायस ने कहा। प्राइमा ने ब्रायस को खून की किताब थमा दी इससे पहले कि वह सिंडी के पास जाता और जल्दी से उसकी हथेली पर एक कट लगा दिया। ब्रायस को यकीन नहीं था कि वह विरोध कर रही है या नहीं, अगर कर भी रही थी तो भी वह उसकी कमजोरी को देखते हुए यह नहीं बता सकता था। उसने उसका हाथ किताब के ऊपर रख दिया और फिर जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा उसकी आंखें लाल हो गईं। आप अपनी संपूर्ण रक्त शक्तियां त्याग देंगे? ब्रायस ने कहा। उस पल सिंडी के पास कोई प्रतिरोध नहीं था क्योंकि उसके पास उसके कहे अनुसार करने के अलावा कोई चारा नहीं था और किताब चमकने लगी। ऊर्जा के लाल भंवरों का एक बवंडर उसके शरीर को घेर रहा था और उस शक्ति ने उसे हवा में थोड़ा ऊपर भी उठा दिया था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए ब्रायस ने किताब को हाथ से नहीं जाने दिया। जैसे ही बवंडर शांत होने लगा सभी लाल भंवर पुस्तक में प्रवेश कर गए और बीच में स्थित लाल रत्न एक बार फिर से चमकने लगा, जिससे पता चला कि शक्ति वापस आ गई है। प्राइमा एक बार फिर ब्राइस से किताब छीनने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन ब्राइस ने अपना सिर हिलाया और उसे अपनी कमर के नीचे रख लिया।
ये सत्ता एक बार पहले ही गलत हाथों में पड़ चुकी है, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। एक बार सत्ता हस्तांतरित हो जाए तो तुम किताब को बंद कर सकते हो। ब्रायस ने कहा और सिंडी की ओर देखा। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें असल में कौन शामिल है। 8वीं नेता जिल लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि आपने उसे मजबूर किया था और उसे भी इस बात का कोई स्पष्ट अंदाजा नहीं है कि आपने ये सब क्यों किया। ब्रायस ने कहा, अब क्या आप हमें बताने को तैयार हैं या आप इसे हमारे लिए कठिन बना देंगे। ब्रायस चाहता था कि सिंडी अपनी मर्जी से बातें कहे, क्योंकि प्रभाव कौशल सरल आदेश देते समय और सरल प्रश्नों के उत्तर देते समय सबसे अच्छा काम करता है। अगर वे इस तरह सिंडी से सच्चाई जानना चाहते हैं तो उन्हें 20 प्रश्न खेलने होंगे और हो सकता है कि वे यहाँ वहाँ कुछ बातें छोड़ भी दें। जबकि यदि सिंडी ने स्वेच्छा से उन्हें बताया तो वे प्रभाव कौशल का उपयोग करके ये पुष्टि कर सकते थे कि उसने जो कहा था वह सच था या नहीं। और अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो क्या तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे? उसने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया। कौन सी इच्छा, रानी बनने की आपकी इच्छा या आपकी वर्तमान इच्छा? ब्रायस ने पूछा, ये सोचते हुए कि वह जानता था कि उसकी वर्तमान इच्छा क्या है। हा, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि तुम इतने मजाकिया आदमी हो। मेरी ख्वाहिश कभी रानी बनने की नहीं थी, ब्रायस। हालांकि मैं अभी भी अपनी आधी ख्वाहिश पूरी कर पाई हूं, फिर भी मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, बशर्ते तुम मुझे बाद में मार डालने का वादा करो। सिंडी ने पूछा। ब्रायस को कुछ देर सोचना पड़ा। वे प्रभाव कौशल के जरिए जो चाहें हासिल कर सकते थे, इसलिए सिंडी के पास मोलभाव करने का कोई जरिया नहीं था। सच कहूं तो जब ब्रायस को सिंडी से जो चाहिए था वो मिल गया तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह जिंदा है या मरी। बस इतना कि वह भविष्य में किसी और काम के लिए उसका खून जमा कर सके। तुम्हें मेरा वचन है कि हम तुम्हारी मृत्यु की एक तिथि निश्चित कर देंगे ताकि तुम्हें हमेशा के लिए कष्ट न सहना पड़े। ब्रायस ने वादा किया। ब्रायस, मुझे नहीं पता कि तुम अच्छे राजा बनोगे या बुरे, या तुम्हें मेरी कहानी सुनने में भी कोई दिलचस्पी है या नहीं, लेकिन अगर पुराने राजा ने अपने से नीचे वालों की बात सुनी होती तो शायद ऐसा कुछ कभी नहीं होता। कभी कभी जब आप वर्तमान समस्या को ठीक करने का प्रयास करते हैं और भविष्य के बारे में नहीं सोचते तो वर्तमान समाधान भविष्य में बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। सिंडी ने कहा। उसके पास जाकर उसके चेहरे को घूरते हुए ब्रायस ने कोई डर नहीं दिखाया। सिंडी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हारी जैसी स्थिति वाले किसी व्यक्ति से सलाह क्यों लूंगा? ब्रायस ने जवाब दिया, मैं आज जहां हूं अपने कर्मों की वजह से हूं, सभी पिशाचों में सबसे ऊपर, जबकि तुम इस कोठरी में फंसी हुई हो और तड़प रही हो। मैं तुमसे सलाह लेने के लिए पागल हो जाऊंगा। ये शब्द सुनकर और ये देखकर कि ब्रायस को अपनी उपलब्धि पर कितना गर्व है, सिंडी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, तुमने ये सब अपने आप ही हासिल किया है ना? और तुम कहते हो कि तुम सभी पिशाचों में सबसे ऊपर हो। राजा तो बस एक उपाधि है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम डरे हुए हो, इसीलिए तुम अब किसी को भी खून की किताब को छूने नहीं दोगे, क्योंकि तुम भी अंदर से सोचते हो कि अब एक और पिशाच है, एक और पिशाच जो इस उपाधि का ज्यादा हकदार है। सिंडी ने कहा। हालांकि ब्रायस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके शरीर ने एक अलग कहानी बयां की, क्योंकि उसके हाथ की नसें फिर से उभरने लगीं। वह और उसके शाही शूरवीर समझ गए कि वह किसकी बात कर रही थी। वह 10वां नेता क्विन था, जिसे लोग हीरो बता रहे थे। पैट्रियन पर MVS वेबटून तक पहुंच प्राप्त करें। ये केवल $3 प्रति माह है और मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम विशेष रूप से पढ़ें। सिंडी के ताने भरे शब्दों के बाद ब्रायस कुछ सोचते हुए आखिरकार शांत हो गया। उसने किताब को अपनी कमर पर छुआ और उसे किताब से निकलती हुई शक्ति का एहसास हुआ। तुम्हें लगता है कि 10वां नेता कोई समस्या बनेगा? मैं इससे सहमत नहीं हूं, ब्रायस ने कहा, और उसने अपनी कमर से किताब और उसके साथ एक फ्लास्क निकाला। महाराज, आप क्या कर रहे हैं? काइल ने पूछा। आपको बाकी सभी नेताओं के सामने रक्त शक्तियां प्राप्त करनी हैं। हालांकि काइल ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन उसे ये भी आश्चर्य हुआ कि ब्रायस ने नेता के खून से भरी दूसरी कुप्पी कहां से निकाली। और क्या और लोग सवाल उठाएंगे कि इस शक्ति पर किसका अधिकार है? तुम्हें पता है कि हम सब पहले से ही इसमें बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। ब्रायस चिल्लाया और खून की बोतल किताब पर उंडेल दी। अभी कुछ देर पहले जो शक्ति किताब में बंधी थी, अब फिर से बाहर निकल रही थी। पुस्तक के शीर्ष पर स्थित लाल क्रिस्टल चमक उठा तथा शीघ्र ही मंद पड़ने लगा, क्योंकि इसके अंदर की शक्तियां ब्रायस में स्थानांतरित हो गईं। ब्रायस ने अपने हाथ को ऐसे देखा जैसे वह उसके लिए अजनबी हो और उसे भी ऐसे ही हिलाने लगा। फिर सिंडी के पहले वाले घाव से उसने अपनी उंगलियां हिलानी शुरू की और उसके हाथ से खून बहने लगा और एक छोटी सी पिंग पोंग के आकार की गेंद बन गई। अंततः उसने उसे अपने हाथ के चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। सिंडी, इस शक्ति के साथ कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता था। तुम तो काम पूरा करने की इतनी जल्दी में थी। अब राजा होने के नाते मेरे पास समय है। वह लड़का कोई समस्या नहीं होगा। अब बोलो।
सिंडी और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह समझ सकती थी कि अब उसके पास रक्त शक्तियां थीं, जिससे उसे झूठा आत्मविश्वास मिल गया था। वह ये बात अच्छी तरह जानती थी क्योंकि उसने भी ऐसा ही महसूस किया था, फिर भी वह हार चुकी थी। अब कुछ भी कहना उसका समय बर्बाद करना होगा, और जितनी जल्दी वह अपनी कहानी बताएगी उतनी ही जल्दी वह इस दर्द से छुटकारा पा सकेगी। सिंडी को कई नेताओं का सम्मान प्राप्त था और अपने समय में उसने अपनी शक्तिशाली दूसरी क्षमता के कारण अन्य नेताओं और उनके लोगों की कई समस्याओं में मदद की थी। इस वजह से उसे कुछ परिवारों का बहुत समर्थन प्राप्त था। इसका एक कारण ये भी था कि सिंडी कितनी मेहनती लगती थी, और यह बात उसके लिए सच भी थी, लेकिन उसके इतने मेहनती होने का कारण उसके पिता थे। दूसरे परिवार को एक कठिन दौर से गुजरना पड़ा जब उसके पिता, जो कि पुराने नेता थे, एक खून चूसने वाले बन गए थे। जब उसके पिता चले गए तो स्वाभाविक रूप से उसे भी उनसे नफरत होने लगी, क्योंकि वे अब खून चूसने वाले पिशाच बन गए थे जो खून के प्यासे लोगों के आगे अपना नियंत्रण खो चुके थे और खुद पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, बस्ती की मर्जी के खिलाफ जा रहे थे। इसी वजह से वह अपने पिता से नफरत करने लगी। सैकड़ों वर्षों से वह अपने पिता से नफरत करती रही थी, जबकि सच तो ये था कि पिता ही थे जिन्होंने हमेशा उसकी रक्षा की थी। उसे कभी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन याददाश्त वापस आने से पहले ही पुरुषों के आसपास होने पर उसे अपने शरीर में एक हल्की सी सिहरन महसूस होती थी। स्वाभाविक रूप से उसके मन में उनके प्रति नापसंदगी पैदा हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा देती थी। उसने सोचा कि ऐसा उसके पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण हुआ है, लेकिन कड़वी सच्चाई जानने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। सिंडी के अतीत का सच आठवें परिवार के अतीत से बहुत जुड़ा हुआ था और यह रिश्ता अच्छा नहीं था। आठवां परिवार एक खास लक्ष्य को लेकर जुनूनी लग रहा था, जो एक नेता से दूसरे नेता को सौंपा जाएगा, और ये लक्ष्य खास तौर पर एक धामपीर बनाने की कोशिश थी। उन्होंने इसके लिए कई तरीके आजमाए थे, लेकिन कोई भी कारगर नहीं हुआ। अंततः इसने उन्हें इंसानों और महिला पिशाचों के बीच प्रजनन कराने की कोशिश करने पर मजबूर कर दिया, और इसमें भाग लेने के लिए चुने गए लोगों में से एक सिंडी थी। जब वह अभी बहुत छोटी थी, उस समय दूसरे परिवार में कई बच्चे थे और उन्हें लगा कि परिवार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके पिता रोवा को फर्क पड़ा। इस बारे में पता चलने पर उन्होंने इसे रोक दिया था। हालांकि उस समय के वर्तमान राजा को इसकी सूचना देने और उसे वापस करने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका जवाब बस फिर से शुरू करना था, वर्तमान नेता को सुला देना और एक नया नेता चुन लेना। सिंडी उस दौर से गुजरने के लिए बहुत सदमे में थी और उसके पिता ने ऐसा किया कि उसे उन घटनाओं को फिर कभी याद न करना पड़े। जब ये यादें ताज़ा हुईं तो उसे एहसास हुआ कि उसे पुरुषों से, पिछले आठवें नेताओं से और उसके साथ जो कुछ हुआ था उससे इतनी नफरत क्यों थी। राजा, जिसने उसकी रक्षा करने वाले एकमात्र व्यक्ति को बहिष्कृत कर दिया था, और आठवें परिवार को, जिसे लगभग कोई सज़ा नहीं मिली थी। सिंडी इन सब से छुटकारा पाना चाहती थी और वह आठवें परिवार से शुरुआत करना चाहती थी। माना जाता है कि आठवें परिवार का मूल नेता 10वें परिवार पर किए गए एक प्रयोग के कारण मारा गया था और वह खुद ये देखना चाहती थी। शायद वह उससे यह उत्तर पा सके कि उसे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा। आठवें के एक वारिस से रक्त प्राप्त करके वह आठवें के परिवार की कब्र में गई और मूल नेता को बुलाया। वे सही थे, जो कुछ बचा था वह निश्चित रूप से कोई पिशाच नहीं था। वहां केवल एक धड़कता हुआ हृदय बचा था, जो मस्तिष्क के बाहरी आवरण से जुड़ा था। वहां न तो मांस था, न ही कुछ और, यहाँ तक कि शरीर के लिए रक्त को ठीक से ग्रहण करने का कोई तरीका भी नहीं था। उसने कल्पना की कि उन्होंने उसे केवल सम्मान के लिए कब्र में रखा होगा। हालांकि सिंडी अपनी शक्तियों की ताकत के बारे में पूरी तरह ईमानदार नहीं थी। कुछ समय बिताने के बाद, हफ्तों के दौरान उसने अंततः आठवें नेता को वापस वैसा ही बना दिया जैसा वह पहले था, और उसे वह सब याद था जो 10वें परिवार ने उसके साथ किया था। हालांकि सिंडी आठवें परिवार से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उसका लक्ष्य उस पूरी बस्ती को कुचल देना भी था जिसने उसके प्यारे पिता को मार डाला था। अब असली पिशाच रेमस सिंडी का एहसानमंद था। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि रेमस में पिछले नेताओं की तुलना में कितनी ज्यादा क्षमता थी। कैसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वह अपने से ज्यादा खून वाले लोगों को अपनी मर्जी से कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता था। चूंकि दोनों के लक्ष्य एक जैसे थे, इसलिए उन्होंने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया और जिल को मुश्किलों में फंसा दिया गया। हालांकि जिल आठवें परिवार की एक महिला होने के नाते जिल के लिए उसके मन में ज्यादा स्नेह था, और इस तरह सिंडी की बदला लेने की चाहत शुरू हुई। तो पहले जब आपने कहा था कि आपका अधिकांश लक्ष्य पूरा हो चुका है, तो आप ये बता रहे थे कि आठवें परिवार के लगभग सभी पिशाच अब मर चुके हैं। ब्राइस ने कहानी सुनने के बाद कहा। सही कहा, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं बाकी सबको अपने साथ नहीं ले जा सकी। सिंडी ने जवाब दिया। तो मुझे इसका जवाब दो। मैं समझता हूं कि रेमस को 10वें परिवार से क्यों दुश्मनी थी, लेकिन तुम अपना बदला धीरे धीरे पूरा कर सकते थे। क्विन को फंसाने और उन पर हमला करने की कोशिश करने की तुम्हें क्या सूझी? जरूर इसमें कुछ और भी रहा होगा, ब्रायस ने पूछा। क्योंकि मैं स्वार्थी थी, उसने जवाब दिया। क्विन के पास वो चीजें थीं जो मुझे चाहिए थीं।
उसके पास 3 खूबसूरत लड़कियां थीं जिन्हें मुझे बचाना ज़रूरी लगता था। मेरा मकसद पूरी बस्ती को तबाह करना नहीं था, बल्कि एक नई बस्ती बसाना था जहां सिर्फ औरतें हों और मर्दों को भी वही सज़ा भुगतनी पड़े जो मुझे मिली और उन्हें सिर्फ प्रजनन के औजार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। हालांकि यह सच था, उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। मूल योजना तो रानी बनने के बाद ही सब कुछ करने की थी। धीरे धीरे परिवारों से छुटकारा पाना और अपनी गुप्त सेना बनाना, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटित हुईं। पहली को अपने पिता के निधन के बाद ब्लड्सकर्स से सूचना मिली थी कि 10वें परिवार में धामपीर है। 8वां परिवार जिस चीज़ को बनाने की कोशिश इतने लंबे समय से कर रहा था, उसे 10वां परिवार किसी तरह बनाने में कामयाब हो गया था, और वह थी एक मादा। सिंडी एरिन को अपने लिए चाहती थी। रानी बनने के बाद वह एरिन से बस यूं ही अपने साथ रहने का अनुरोध नहीं कर सकती थी। उसे क्विन को तस्वीर से बाहर और रास्ते से हटाना था और किसी तरह विश्वास कायम करना था। फिर जिस चीज़ ने उसे अपनी योजनाओं के प्रति और भी ज़्यादा प्रतिबद्ध कर दिया, वह थी बंशी द्वारा उसे दिखाए गए दर्शन। हालांकि सिंडी इस तथ्य को अपनी कब्र तक ले जाने को तैयार थी कि 10वें परिवार के पास एक धामपीर था। मुझे नहीं पता कि 8वां परिवार धामपीर बनाने पर क्यों अड़ा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि एक दिन शायद सभी पिशाचों का अंत हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि क्विन को भी अभी तक पता नहीं है कि उसके हाथ में क्या है। सिंडी ने सोचा। लगता है जिल सच कह रही थी, लेकिन फिर भी यह उसे घटना के बाद की घटनाओं में शामिल होने और उसमें लगातार शामिल रहने के लिए माफ़ नहीं करता। अब जबकि 8वां परिवार अपने सभी पूर्व नेताओं सहित नष्ट हो चुका है, उनमें से ज़्यादातर जिंदा नहीं बचे हैं। मुझे तय करना होगा कि क्या करना है। ब्रायस ने सिंडी से दूर जाते हुए कहा। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? सिंडी चीखी। तुमने वादा किया था कि तुम मेरी जान ले लोगे। ओह, क्या मैंने ऐसा किया? ब्रायस ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम अपनी बात के पक्के आदमी नहीं हो? मैं तो तुम्हें एक इज्जतदार पिशाच समझती थी जो नियमों का पालन करता है और ऐसी चीज़ों पर गर्व करता है। उसने तर्क दिया। सिंडी, आप अकेली नहीं हैं जो अपने लक्ष्य की खातिर दूसरों के सामने अपनी छवि बनाए रख रही हैं। ब्रायस ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रायस को जो कुछ भी करना था वह आखिरकार पूरा हो गया, क्योंकि उसने 10वें किले में रहने वालों को संदेश भेजकर बताया था कि क्विन कब जाग रहा है। वह 2 दिन से सो रहा था, लेकिन उसकी हालत ठीक लग रही थी और लियो ने भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे क्विन के शरीर को पता था कि अब उसके कर्तव्य पूरे हो गए हैं और वह आखिरकार आराम कर सकता है। संदेश में कहा गया था कि क्विन के जागने के बाद वे बचे हुए सभी नेताओं को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, ताकि परिषद में सभी को लिए जाने वाले निर्णय और उस पर सहमति के बारे में सूचित किया जा सके। यह एक अच्छा संकेत था। पहले के विपरीत जहां वे क्विन को बस एक अतिरिक्त के रूप में देखते थे, अब ऐसा लग रहा था कि वह एक नेता की तरह था। एक ऐसा नेता जिसकी पसंद को वे महत्व देते थे, या कम से कम अब वे उसकी ताकत का सम्मान करते थे, जो पिशाचों के लिए बहुत बड़ी बात थी। संदेश देने आया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पहला वैम्पायर नाइट काज था। हालांकि उसके जाने से पहले सिल्वर ने उसे पुकारा था और उससे वही अनुरोध पूछा था जो उसने पहले किया था। पिछले कुछ दिनों से सिल्वर अपने भाई की देखभाल के लिए 10वें महल में रह रही थी। उसके साथ जो हुआ था, उसके बाद उसे थोड़ा डर था कि कहीं ऐसा दोबारा ना हो जाए। ली, उसके पिता भी उसके ऐसा करने से खुश थे, और अब काज वापस आ गया था और ब्रायस ने अपने काम निपटा लिए थे, इसलिए वह आखिरकार फिर से अपनी गुजारिश कर सकती थी। काज, तुमने कहा था कि ब्रायस फैक्स की यादें उसी तरह वापस लाएगा जैसे उसने तुम्हारी वापस लाई थीं। क्या अब तुम ऐसा कर पाओगे? मुझे डर है कि फैक्स जितनी देर तक उनसे दूर रहेगा, उन्हें वापस पाना उतना ही मुश्किल होगा, या वह उतना ही ज़्यादा खोया हुआ महसूस करेगा। मुझे यकीन है कि तुम समझ गए होगे, सिल्वर ने कहा। ज़रूर, काज ने फैक्स की ओर देखते हुए कहा, जो उसके बगल में शर्मिंदगी से खड़ा था। हालांकि फैक्स को महल में सबके साथ घुलने मिलने की आदत हो रही थी, लेकिन उसे इस बात की आदत नहीं थी कि हर कोई उसके बारे में ऐसी बातें जाने जो खुद उसे भी नहीं पता थीं। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, हो सकता है तुम्हें ये समाधान पसंद न आए, लेकिन यही एकमात्र समाधान है। कृपया मेरी यादें वापस लाने के लिए कुछ भी करो। फैक्स ने उसे विनम्रता से झुककर कहा। तुम्हारा छोटा भाई बहुत प्यारा है ना? उसने उसके गालों पर चुटकी काटने के इरादे से आगे बढ़ते हुए कहा, लेकिन सहज ज्ञान से काज का हाथ सिल्वर से दूर हो गया। मुझे माफ़ करना, सिल्वर ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसे अपनी ही हरकतों पर सदमा लगा हो। बस, जो कुछ भी हुआ उसके बाद। उसका हाथ पकड़कर काज कमरे से बाहर चला गया, और यह उन पर निर्भर था कि वे उसके पीछे जाना चाहते हैं या नहीं, और उन दोनों ने तुरंत ऐसा ही किया। महल से निकलते समय अंदर का इलाका काफ़ी व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे जिन लोगों को वहां से निकाला गया था वे किसी चीज़ का इंतजाम करने में व्यस्त थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिल्वर को भी पता नहीं था, क्योंकि वह अपने भाई की देखभाल और लाड़ प्यार में व्यस्त थी। जब वे अंततः महल की दीवारों के उत्तरी द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाहर हजारों पिशाच अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे।
क्या हो रहा है? सिल्वर ने कहा, लगता है तुम अभी महल से बाहर नहीं निकले हो। काज ने कहा, सब लोग उस व्यक्ति से मिलने का इंतजार कर रहे हैं जिसने उन्हें हमले से बचाया था। उन्हें पता है कि अब तक दूसरा परिवार इस सबके पीछे पड़ चुका था, या कम से कम उनका नेता तो था। खैर, ज़रूरी बात यह है कि वे क्वीन से मिलना चाहते हैं या 10वें परिवार में शामिल होना चाहते हैं। क्या यह अच्छी बात नहीं है? फैक्स ने जो समझा उसके आधार पर कहा, मतलब मुझे लगता है कि 10वें परिवार में ज़्यादा पिशाच नहीं है, इसलिए यह अच्छी बात है कि अब ये सभी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। भाई, मुझे लगता है ये गलती है। ये लोग सिर्फ अभी शामिल होना चाहते हैं, यानी इन्हें सिर्फ अपनी परवाह है। नए 10वें नेता की मजबूती और उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखने के बाद ही ये लोग शामिल होना चाहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि ये अपने नेता के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार होंगे? नहीं, ये तो बस अपनी जान बचाना चाहते हैं, सिल्वर ने समझाया। इस समय जो कुछ हुआ उसके कारण 8वें और दूसरे परिवार के साथ दूसरे परिवार काफ़ी बुरा व्यवहार कर रहे थे, जबकि 10वां परिवार अब ऐसा परिवार था जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। उन्हें उम्मीद थी कि स्थानांतरण से उनकी कुछ समस्याएं हल हो जाएंगी। काज का पीछा करते हुए सिल्वर को आखिरकार एहसास हुआ कि वे कहाँ हैं। महल के द्वार के बाहर शाही पहरेदार हर जगह तैनात थे। वे राजा के महल के ही लग रहे थे, लेकिन ये राजा का महल नहीं था जहाँ वे थे। वे दूसरे पारिवारिक महल में थे। वहाँ पहरेदार तैनात थे ताकि कहीं परिवार का कोई और सदस्य कोई निजी बदला न ले ले। आखिरकार सिंडी की वजह से दूसरे परिवारों ने बहुत कुछ खोया था। उसे बंद करके वे सिर्फ उस परिवार के प्रति अपनी नफरत और गुस्सा ही निकाल सकते थे। पहरेदारों के वहां होने का दूसरा कारण दूसरे परिवार के लोगों को भागने से रोकना था। ये जांच अभी भी जारी थी कि कौन से पिशाचों को ठीक ठीक पता था कि सिंडी क्या कर रही है। आखिरकार सिल्वर ने भीतरी किले की कुछ लड़कियों को पुरुषों को उस अनजान जगह ले जाते हुए देखा था। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमें ऐसी जगह क्यों लाए हैं? सिल्वर ने पूछा। मेरी और फैक्स की यादें किसी प्रभाव कौशल से नहीं छीनी गईं, बल्कि दूसरे परिवार की क्षमता के कारण छीनी गईं। इसलिए उन्हें वापस पाने के लिए हमें उस क्षमता का भी इस्तेमाल करना होगा, काज ने जवाब दिया। दूसरे परिवार में कई पिशाच थे जिन्होंने अपनी क्षमता सीख ली थी। हालांकि किसी नेता द्वारा दी गई क्षमता से छुटकारा पाने के लिए किसी को सिंडी से भी ज्यादा शक्तिशाली या कम से कम उसके बराबर शक्तियों वाला होना जरूरी था। जब सिल्वर ने उसे उस दिन क्वीन और दूसरे नेताओं से लड़ते हुए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते देखा तो सभी को समझ आ गया कि सिंडी अपनी उलटने वाली शक्तियों की सीमा छिपा रही थी। कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि शायद वह भूतपूर्व राजा की मदद के लिए कुछ कर सकती है। महल में प्रवेश करते हुए और सिंहासन कक्ष की ओर बढ़ते हुए उसने जल्दी से पता लगा लिया कि वर्तमान दूसरे नेता के सिंहासन पर कौन बैठा है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, सिल्वर ने झुककर प्रणाम किया और बाकी दोनों ने भी। कृपया आप खड़े हो जाए, मेरे परिवार ने पहले ही पिशाच बस्ती को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अभी मुझे नहीं लगता कि मैं आपके सम्मान का हकदार हूं। वह आदमी बोला, लेकिन वह कोई आम आदमी नहीं था और देखने में भी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। उस आदमी ने सफ़ेद रंग का लबादा पहना हुआ था, जो पिशाचों के लिए खास था क्योंकि वे अक्सर काले कपड़े पहनते हैं। उसके दाहिने कंधे पर चांदी की डिज़ाइन वाला एक पुराना कवच था जिसके किनारों पर सोने की किनारी लगी हुई थी, और आखिर में उसने अपने लंबे काले बाल बांध रखे थे, लेकिन आगे की तरफ 2 लंबी लंटें छोड़ रखी थीं। अपनी कोमल मुस्कान के साथ उसे देखते हुए सिल्वर को यकीन ही नहीं हुआ कि सिंडी और यह आदमी रिश्तेदार हैं, क्योंकि वह दूसरे परिवार टेम्पस चा का असली पिशाच था। सर, फैक्स ने खड़े होकर कहा, मुझे लगता है कि इस परिवार में से किसी ने मेरी यादें मिटा दी हैं और मैं सोच रहा था कि क्या आप उन्हें वापस ला सकते हैं। सिल्वर और कास को विश्वास नहीं हो रहा था कि फैक्स इस आदमी से कितनी सहजता से बात कर रहा था, लेकिन निश्चित रूप से फैक्स को यह पता नहीं था कि वह कौन था। वह आदमी कुछ सेकंड तक फैक्स की ओर देखता रहा जो अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ रहा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली जगह में मेरी क्षमता थी, इसलिए मुझे इसे हटाने में सक्षम होना चाहिए जैसे मैंने कास के साथ किया था। इसे हटा दो ताकि मुझे सब कुछ ठीक से याद रहे, मैं सब कुछ न भूलूं। फैक्स ने मुट्ठी भींचते हुए पूछा। वह जो हुआ उसे भूलना नहीं चाहता था। वह 10वें परिवार के सभी लोगों को याद रखना चाहता था, जिसमें उसकी बहन ने उसकी मदद के लिए जो कुछ किया था वह भी शामिल था। जरूर, टेम्पस ने एक उंगली से उसे पास आने का इशारा करते हुए कहा। जब फैक्स टेम्पस पहुंचा तो उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी स्किल रद्द हो गई, जिससे उसे सब कुछ फिर से याद आ गया। तुरंत ही फैक्स की आंखें चौड़ी हो गईं और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। मुझे बहुत माफ़ करना, मैं पहले जो कुछ भी कह चुका हूं उसके लिए मैं कितना बेवकूफ़ हूं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, फैक्स ने कहा। पीछे फैक्स गिड़गिड़ाता रहा जबकि सिल्वर अपने मन में सब कुछ देख रही थी। अगर टेम्पस अभी यहाँ खड़ा था तो इसका मतलब था कि उसे जगाने वाला ब्राइस ही था। क्या ब्राइस उसे वापस उसकी कब्र में भेजने की योजना बना रहा है?
सिल्वर ने काज से पूछा, जो अभी भी उसके पास ही था। मूलतः हाँ, काज ने उत्तर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि टेम्पस अपनी कब्र पर वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि वह दूसरे परिवार का नाम मजबूत करना चाहता है ताकि उसके जाने से पहले वे फिर से विश्वसनीय बन जाएं। सिल्वर को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश क्यों होना चाहिए था कि असली पिशाच जाग रहे थे और उसके समय में अपनी दुनिया में बने रहने का फैसला कर रहे थे। हालांकि उसे इस सब के बारे में बुरा लग रहा था। शायद ये रेमस के साथ उसके अनुभव की वजह से था, लेकिन उसे बस यही लग रहा था कि पिशाचों की पीढ़ियां बहुत अलग हैं और उनके विचार आपस में टकराएंगे ही। इतना कहने और करने के बाद अब केवल एक ही चीज़ थी जिसका उन्हें इंतजार करना था, और क्विन अंततः अपने लंबे समय से प्रतीक्षित विश्राम से जाग गया था। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए क्विन को बहुत समय बाद सबसे अच्छा महसूस हुआ। उसे वह समय याद आ गया जब वह किशोरावस्था में था और सप्ताहांत में दोपहर 3 बजे तक सोता रहता था। वैसे भी उसे जगाने और परेशान करने वाला कोई नहीं था जैसा कि दूसरे करते थे। जब से वह इस दुनिया में आया है, इस सब झंझट में फंसा है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास आराम करने के लिए एक दिन भी नहीं है। मैंने सोचा था कि उस समय जीवन कठिन था और अब ये देखो, क्विन ने सोचा। उसे एहसास हुआ कि वह एक बिस्तर पर था जिसे वह महल में अपना ही बिस्तर मानने लगा था। हालांकि यह थोड़ा अलग था क्योंकि बोडेन और रेमस की लड़ाई में तबाह हो जाने के बाद इसे फिर से बनाया गया था। यह शायद ही ध्यान देने योग्य था क्योंकि सभी कमरे एक जैसे थे। एक बड़ा विक्टोरियन शैली का बिस्तर जिस पर पुराने फर्नीचर और कालीन बिछे थे जो न जाने कितने वर्षों से वहां पड़े थे। आखिरकार तुम जाग गए, नींद से भरे सिर, लैला ने कहा, जो उसके बगल में खड़ी थी, और उसकी मुस्कान इतनी सच्ची थी जितनी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। साफ था कि उसे जागता देखकर वह खुश थी। ये जानकर कि अब वहाँ लोग हैं जो उसका साथ दे रहे हैं और उसकी परवाह करते हैं, ये बात उसे याद दिलाती है कि उसने इतना संघर्ष क्यों किया। वह अजीब सपना क्या था? क्विन धीरे से उठते हुए बुदबुदाया। मुझे स्कूल के दिनों की याद आ गई, उसने अपना सिर छूते हुए कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं दूसरों को बुलाकर बताऊं कि आप जाग रहे हैं, या आप थोड़ी देर और आराम करना चाहते हैं? लैला ने पूछा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह उन्हें ये खबर बताएगी तो बाकी लोग उत्साह से भर जाएंगे। बाकी लोग बहुत ही ज्यादा थे और अगर क्विन आधा जाग भी जाता तो उसके लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। अभी आराम करना ही ठीक रहेगा, बस मुझे थोड़ा और समय दो, क्विन ने कहा। ये कहकर लैला ने सोचा कि बेहतर होगा कि वह भी चली जाए। बेशक क्विन बहुत कुछ जानना चाहता था, लेकिन कुछ घंटों के लिए वह नहीं चाहती थी कि वह शापित परिवार का नेता या मानव जाति का एक नेता होने की चिंता करे। वह बस चाहती थी कि वह क्विन ही रहे। हालांकि जैसे ही वह दरवाज़ा बंद करने वाली थी, उसने उसके लिए कुछ शब्द कहे। मुझे माफ़ करना, क्विन ने कहा। मुझे लगता है मुझे पता है कि सिया के साथ क्या हुआ था। मुझे अफसोस है कि मैं उसे बचाने के लिए वहाँ नहीं था। लैला ने मुड़कर अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। क्विन, अब तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम इस सफ़र में तुम्हारे साथ काफ़ी समय से हैं। सिया के अलावा उसकी मौत भी खुशी खुशी हुई। कम से कम मैं तो यही मानना चाहूँगा। और तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे। तुम्हारे टावर और तुम्हारे द्वारा बनाए गए सुरक्षा कवच। उस दिन हम सब तुम्हारी मदद की वजह से बच गए थे। मुझे लगता है कि मुझे एहसास हो गया है कि हमें जो कुछ हमारे पास है उसके लिए ज़्यादा आभारी होना चाहिए, बजाय इसके कि हमने क्या खोया है। उसके पीछे दरवाज़ा बंद करते हुए क्विन आखिरकार अकेला रह गया। वह अविश्वास में बिस्तर पर बैठा सोच रहा था कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। अभी अभी उसने जो संघर्ष किया था, वह हर छोटी बड़ी बात याद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वास्तव में जिस बात ने उसे सबसे अधिक उत्साहित किया वह था उसे मिलने वाले पुरस्कार। थकावट से बेहोश होते समय क्विन ने अपने सिर में कई आवाज़ें सुनी तथा उसके सामने स्क्रीनें दिखाई देने लगी, लेकिन वह ये पता नहीं लगा सका कि वे वास्तव में क्या थीं। तो सिस्टम, तुम्हें नहीं लगा कि मैं उसे हरा पाऊंगा? इतना कि तुमने मुझे कोई क्वेस्ट देने की भी जहमत नहीं उठाई। कम से कम ऐसा तो लगता है कि तुम्हें पता है कि किसी को गलत होने पर कब इनाम देना है। क्विन ने बहुत खुश होकर नोटिफिकेशन स्क्रीन खोलने के लिए तैयार होकर सोचा। 10वां परिवार आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। पिशाच बस्ती को आपके कार्यों के बारे में पता चल गया है। आपने कुल 50,000 प्रतिष्ठा अंक अर्जित किए हैं। आप प्रतिष्ठा अंक की अधिकतम राशि तक पहुंच गए हैं। अब आप 50,000 अंकों के बदले अपने महल को स्तर 2 तक उन्नत कर सकते हैं। सारी जानकारी सामने देखकर यह एक बड़ी खुशखबरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने किले को अपग्रेड करने का क्या मतलब है, लेकिन अगर किसी चीज़ की कीमत 50,000 पॉइंट्स है तो बेशक वह अच्छी ही होगी। अपने सामने प्रलोभन को देखकर वह उसी क्षण बटन दबाने से खुद को रोक नहीं सका। आपका महल अब स्तर 2 तक उन्नत किया जा रहा है। पहले तो ऐसा लगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, और क्विन सोच रहा था कि क्या वह अपनी खिड़की से 10वीं बस्ती में कुछ बदलाव देख सकता है जो पूरी तरह से दिखाई दे रही हो। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, गड़गड़ाहट शुरू हो गई और पूरा किला हिलने लगा।
क्या हो रहा है, विंसेंट? क्या हो रहा है? क्विन ने पूछा। मुझे कुछ पता नहीं। आपके सिस्टम की क्षमता मेरी क्षमता से कहीं ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा उन्नत है। हालांकि विंसेंट ने यह बात नहीं कही, लेकिन उसे थोड़ी जलन हो रही थी और वह चाहता था कि काश ये सिस्टम उसके जिंदा रहते उसके पास होता। वह इस सिस्टम को पूरी तरह समझने के लिए कई अलग अलग तरीकों से प्रयोग करना चाहता था। एक तरह से इस प्रणाली को क्विन जैसे युवा व्यक्ति को सौंपना, जिसका दिमाग बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा बेकार था। आखिरकार गड़गड़ाहट बंद हो गई और क्विन तुरंत बाहर दौड़ा ये देखने के लिए कि क्या कोई बड़ा बदलाव हुआ है। सबसे पहले उसने किले के अंदरूनी हिस्से के बिल्कुल किनारे पर कुछ देखा। सभी दीवारें पहले से ज्यादा बड़ी और मोटी हो गई थीं। दीवार जिस नुकीली काली चट्टान से बनी थी, वह अब नहीं रही और अब वह काली सामग्री बड़े चिकने पत्थरों में बदल गई लगती थी, मानो किसी असली किले की दीवार के लिए बिल्कुल सही। वह दोगुनी ऊंची और लगभग दोगुनी मोटी भी थी। मुझे आश्चर्य है कि वह दीवार कितनी मजबूत होगी, क्विन ने सोचा। क्विन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि बस्ती के पिशाचों पर इसका कितना ज्यादा ध्यान होगा। इससे दूसरे परिवारों का भी ध्यान जरूर खींचेगा। कुछ ही सेकंड में महल की दीवारों में बड़े बड़े बदलाव हो गए थे और यह बाकियों से, यहाँ तक कि राजा के महल से भी अलग नजर आने लगा था। क्विन को यह भी नहीं पता था कि महल भी बदल गया था। दीवारों की तरह महल की सामग्री भी अब उसी शैली में बनी थी और उसका आकार भी थोड़ा बड़ा लग रहा था। क्विन पहले से ही महल में मौजूद सभी लोगों की शोरगुल की आवाज़ सुन सकता था। ओह, ये तो डेढ़ सिर का दर्द हो जाएगा। मुझे देखना चाहिए कि और कुछ तो नहीं है, क्विन ने सोचा। नोटिफिकेशन को नीचे स्क्रॉल करने पर पता चला कि अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी था। आपने असंभव कर दिखाया, सिस्टम प्रभावित है। आप पर संदेह करने के लिए खेद है। पुरस्कार जोड़ 1 स्तर, 10 स्टेट पॉइंट प्राप्त हुए हैं। ये देखकर क्विन ने अपने आंकड़े इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि आगे चलकर वह किस मुसीबत में फंस सकता है। अपने आंकड़े देखकर उसे एहसास हुआ कि उसे एक संतुलित फाइटर होने में बहुत मजा आता है। हर एक आंकड़ा उसके लिए ज़रूरी था। हालांकि हाल ही में उसका आकर्षण कौशल बेकार सा लगने लगा था। यह ज़्यादातर इंसानों और कमज़ोर पिशाचों को प्रभावित करने के लिए काफ़ी मजबूत था, लेकिन अब जिस तरह के विरोधियों का वह सामना कर रहा था, उसे देखते हुए उन्हें नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन था। अपनी इच्छानुसार आंकड़े अंक डालने के बाद अब वे इस प्रकार थे: शक्ति 70, चपलता 65, सहनशक्ति 63, आकर्षण 60। ये आंकड़े क्विन के बिना किसी भी बीट्स उपकरण के थे। उसने अपनी ताकत के आंकड़े को अगले चरण में रखने का फैसला किया क्योंकि वह पहले से ही सबसे नज़दीक था और क्विन को हर 10 आंकड़ों के बाद सबसे महत्वपूर्ण उछाल हमेशा दिखाई देता था। आपने महान रक्त नियंत्रण का उपयोग देखा है। रक्त नियंत्रण के बारे में आपका ज्ञान बढ़ गया है। आप जानते हैं कि रक्त नियंत्रण में 50 अंक हैं। खुशखबरी लगातार आती जा रही थी। 10 लेवल क्विन को मिली अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी थी और उसे लगा कि ये उसके लिए अब तक के सबसे अच्छे इनाम भी थे। वह उत्साह से उछल कूद करना चाहता था, लेकिन साथ ही उसे ऐसा करने में शर्म भी आ रही थी। तुम इसके लायक हो, क्विन। मुझे नहीं लगता कि वह एक ऐसी लड़ाई थी जिससे बहुत से लोग बच पाते। कुछ लोग कह सकते थे कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये सिस्टम मिला। विंसेंट ने फिर अपना गला साफ किया क्योंकि वह भी उन्हीं लोगों में से एक था। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर दूसरों को तुम्हारी स्थिति में रखा जाता तो भी उन्हें वही परिणाम नहीं मिलते, और मेरा मानना है कि सिस्टम भी यही सोचता है। विंसेंट के मुंह से ये शब्द सुनकर किसी कारणवश उसे सबसे अधिक गर्व महसूस हुआ। धन्यवाद दादाजी, क्विन ने एक बार फिर मजाक में कहा। क्विन के लिए इनामों का अंत हो गया था, लेकिन संदेशों का नहीं, क्योंकि एक और था, और वह भी एक नया मिशन। वह इस बात से काफ़ी हैरान था क्योंकि उसका मानना था कि वैम्पायर किंग बने मिशन पूरा करने के बाद उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, या कम से कम उसे पूरा करने तक तो नहीं। नई खोज प्राप्त हुई। आपके अंदर की ताकत बढ़ रही है और कुछ उभरने लगा है, लेकिन वह क्या है? पता करें कि पिशाच राजा के परे क्या है। क्वेस्ट आवश्यकताएं। क्वेस्ट इनाम। अपने सामने आए संदेश को देखकर क्विन ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर खोज क्या है। खोज को पूरा करने की ज़रूरी शर्तें स्पष्ट नहीं थीं और उन पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए गए थे। मतलब क्विन को ठीक से पता नहीं था कि इसे कैसे पूरा किया जाए, लेकिन दिए गए खोज के शब्दों से साफ जाहिर था कि यह किसी बात की ओर इशारा कर रहा था। क्या ये कह रहा है कि एक और विकास हुआ है? क्विन ने सोचा। क्या पिशाच सम्राट के बाद भी कोई विकास हुआ है? यही एकमात्र चीज़ थी जिसके बारे में वह सोच पा रहा था कि सिस्टम क्या हासिल कर रहा है, लेकिन अगर कोई और विकास होता तो वह कब अनलॉक होता? वह पहले ही 50वें स्तर पर पहुंच चुका था और उसे यह भी यकीन नहीं था कि खेलों की तरह कोई स्तर सीमा होती भी है या नहीं। 60, 80 या शायद 100वें स्तर तक पहुंचने तक वह खोज पूरी नहीं कर पाएगा। मेरी जानकारी में नहीं। सभी नेता, या कम से कम मेरे और आपके समय के सभी मौजूदा नेता, प्रभु स्तर के हैं।
हालांकि मूल पिशाच थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन वे जैसे थे वैसे ही पैदा हुए थे और आपके और दूसरों की तरह विकास से नहीं गुजरते। विंसेंट ने उत्तर दिया। हालांकि आवश्यकताओं के बारे में कोई जानकारी न होने के कारण क्विन को अभी इस बात को अपने दिमाग में ही रखना होगा। काश सिस्टम मेरे साथ खेलना बंद कर दे और कभी कभी मेरे साथ थोड़ा और स्पष्ट हो जाए। क्विन ने आह भरी। खैर, इससे तो खेल का रहस्य ही खत्म हो जाएगा। याद रखिए, पूरी व्यवस्था ही शुरू से ही एक खेल पर आधारित थी। विंसेंट ने जवाब दिया। कुछ ही सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और लोगों का एक समूह उसे देखने के लिए उत्साह से दरवाजे से अंदर की ओर दौड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे महल और दीवारों में आए बदलाव को देखकर उन्हें पता चल गया हो कि ऐसा करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति संभव है। क्विन, उनमें से कुछ चिल्लाए और दौड़कर उसके पास आए और उसे गले लगाया, जयकार की और पीठ पर थपथपाया। आप सभी को फिर से देखकर अच्छा लगा, क्विन ने कहा। दोनों तरफ से कई सवाल पूछे गए, क्योंकि क्विन को तहखाने में रहते हुए ठीक ठीक पता नहीं था कि क्या हुआ था, और वे भी जानना चाहते थे कि उसके साथ क्या हुआ। इस तरह सभी को उस समय क्या हो रहा था, इसकी पूरी जानकारी मिल रही थी, और यह भी कि चीज़ें इस तरह क्यों हुईं। वाह, क्या आश्चर्य है, सैम ने कहा। लगता है जिसने शुरू से ही सब कुछ देख लिया था, वह पीटर ही था। सब लोग कमरे में मौजूद पीटर की ओर मुड़े। वह सबसे पीछे दीवार से टिककर दोनों हाथों को क्रॉस करके खड़ा था। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उसके बारे में बुरा लग रहा है, शायद तुम लोगों को मुझ पर थोड़ा और भरोसा करना चाहिए, पीटर ने कहा। क्या उसने भी ज़ैंडर को पहली बार मिलते समय बुरा नहीं समझा था? टिम्मी ने एमी से फुसफुसाते हुए पूछा। खैर, शायद वह गलत नहीं है, उसने चिढ़ाते हुए कहा, और जो लोग ये सुन रहे थे वे सब हंसने लगे। मुझे इस खुशी के पल को बर्बाद करने का अफसोस है, पॉल ने बीच रास्ते में कहा और क्विन की तरफ बढ़ा। लेकिन कुछ ज़रूरी काम है जिनसे हमें निपटना है। मैंने राजा को रिपोर्ट भेज दी है कि आप अब जाग रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि हमें बाहर के काम निपटाने चाहिए। बाहर, क्विन ने कहा। वह इस बात से उलझन में थी कि पॉल क्या कह रहा था। कुछ समझाने के बाद पॉल ने क्विन को उन लोगों के बारे में बताया जो अब 10वें परिवार में शामिल होना चाहते थे और कितने लोग ये देखना चाहते थे कि पिशाचों को किसने बचाया था। मुझे नहीं पता था कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, हमारे पास लोगों की कमी ज़रूर है। इसलिए जब आप सो रहे थे मैंने उन्हें कुछ खास समूहों में बांटना शुरू कर दिया। मैंने लोगों को कई चीज़ों पर परखा और उनके कौशल के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया। पॉल ने समझाना शुरू किया। रुको, कौशल के आधार पर वर्गीकृत, क्या तुम्हारा मतलब ताकत और लड़ने की क्षमता से है? क्विन ने पूछा, और पॉल ने उसके बाद एक शब्द भी नहीं कहा। मत करो पॉल, ऐसा मत करो। तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम फिर से सेना में हो। मुझे मानना होगा कि तुम्हारे तरीके के अपने फ़ायदे हैं और मैं समझ गया हूं कि सेना ने जो किया वो क्यों किया, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता जो उन्होंने किया। मैं चाहता हूं कि आप एक नई सूची बनाएं। उन लोगों पर नज़र डालें जो 10वें परिवार पूलिंग क्षेत्र में सबसे लंबे समय से हैं। पहले उन्हें इसमें शामिल करें, फिर मैं चाहता हूं कि आप उन कौशलों की सूची बनाएं जिनमें वे सक्षम हैं या जिनमें सबसे अच्छे हैं। मैं चाहता हूं कि आप पता लगाएं कि वे किस में प्रतिभाशाली हैं और फिर उनकी प्रतिभा का उपयोग कैसे करें। जो लड़ने में अच्छे नहीं हैं उन्हें यूं ही किनारे नहीं किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप टिम्मी के साथ मिलकर काम करें, उसने पहले भी एक अच्छी इनाम प्रणाली बनाई थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन लोगों को मदद करने और 10वें परिवार के प्रति उनकी वफादारी के लिए पुरस्कृत किया जाए। क्या ये ठीक है? पॉल एक पल के लिए रुका और अपने हाथ में रखी जानकारी की तालिका को देखा। फिर उसने स्क्रीन से जानकारी हटा दी और एक बिल्कुल नई तालिका शुरू कर दी। क्विन, नेता तुम हो, मैं नहीं। मैं जैसा कहूँगा वैसा करूँगा, लेकिन एक सुझाव ज़रूर दूंगा। अब माहौल तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें जाकर उन इच्छाओं का जवाब देना चाहिए और लोगों को दिखाना चाहिए कि उन्हें किसने बचाया। तुम इतने ही हकदार हो, पॉल ने कहा। क्विन ने इस विचार को इतनी जल्दी इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि क्विन ने पहले ही तय कर लिया था कि वह ये जगह छोड़ना चाहता है। उसे उनकी मदद करना और ये सारे काम करना थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वह यहाँ ज़्यादा समय तक रहने वाला नहीं था। क्या मैं उन्हें अपने साथ शापित जहाज पर वापस ले जाऊं? क्विन ने सोचा। मुझे लगता है जैसे आप पृथ्वी को अपना घर मानते हैं, वैसे ही ये पिशाच भी इस जगह को अपना घर मानते हैं। कई ऐसे होंगे जो क्विन को छोड़ना नहीं चाहेंगे, विंसेंट ने समझाया। और तो और, क्या पिशाच आपको इतने सारे पिशाचों को अपने साथ ले जाने देंगे? इसका मतलब होगा उनका राज उजागर होना। शायद आप ब्राइस से इस बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंसान अभी पिशाच के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए तैयार हैं। सच कहूं तो क्विन इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता। हालांकि क्विन को लगता था कि इंसान वैम्पायर के साथ रह सकते हैं, लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया होगी और इसमें समय लगेगा। इसके अलावा इस समय इंसान पूरी तरह से सतर्क थे, किसी भी पल डाल्की के हमले का इंतजार कर रहे थे। शायद एक बार जब डाल्की का खतरा खत्म हो जाएगा तो क्विन वह करने का प्रयास कर सकेगा जिसमें आथा सफल रहा था।
तो चलो हम सबसे मिलते हैं, क्विन ने कहा। महल से निकलते समय महल के दरवाजे पर दो और लोग उसका इंतजार कर रहे थे। एक लियो, दूसरा उसका वैम्पायर नाइट और तीसरा पीटर। मैं समझती हूँ कि लियो हमारे साथ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें तीनों को ही बाहर जाना चाहिए, लेकिन पीटर यहाँ क्यों है? क्विन ने पूछा। लगता है कुछ लोग पीटर से भी मिलने आए हैं। जब आप लड़ाई में व्यस्त थे तब उसने कई लोगों को बचाया था। महल के भीतरी इलाके से गुजरते हुए क्विन को लोगों की बातें सुनाई दे रही थीं। उसने 10वें इलाके में इतना शोरगुल पहले कभी नहीं सुना था और अपनी अद्भुत श्रवण शक्ति की बदौलत वह कुछ वाक्यों को सुन और समझ पा रहा था। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि 10वीं कक्षा इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। जब उन्होंने अपने नए नेता की घोषणा की तो सब कुछ बदल गया। पहले तो मैंने उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। मैं हमेशा से जानता था कि वह विशेष है। अतीत में 10वें ने हमेशा महान आविष्कार किए थे जिन्होंने पिशाचों के जीवन को बदल दिया, और देखो कि अब वह अपने लोगों के लिए क्या बना रहा है। तो क्या 10वें नेता को इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि वह उन्हें अन्य परिवारों के साथ साझा कर दे? दूसरे परिवारों द्वारा उस पर हमला करने के बाद अगर वह सब कुछ अपने पास रखता है तो ठीक है, मैं उसे दोष नहीं देता। ये स्पष्ट है कि नया नेता अपने सभी लोगों की परवाह करता है, इसीलिए उसने उनकी सुरक्षा के लिए इतना कुछ किया है। पहले तो क्विन सभी प्रशंसाओं को सुनकर खुश हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आता गया उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। ये लोग एक नेता पर भरोसा करते हैं। देखो, ये वही है, आखिरकार आ गया है सब लोग, एक व्यक्ति चिल्लाया, और जल्द ही सब क्विन को देखकर जोर जोर से चिल्लाने और जयकार करने लगे। क्विन की उम्मीद से कहीं ज्यादा पिशाच वहां थे और हर एक उसके लिए वहां मौजूद था। शाही रक्षकों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी मुख्य द्वार से अंदर न आ पाए, और पिशाचों ने भी उनकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन वे नेता को देखने के लिए अपने सिर हिलाते रहे। उनमें से कुछ ने तो 10वें नेता को समारोह में पहली बार देखने के बाद उसकी यादों को संजोने की भी जहमत नहीं उठाई थी, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्विन असल में कैसा दिखता था। शोरगुल देखकर क्विन अपनी ताकत लगाकर एक ही झटके में दीवार के ऊपर पहुंच गया, और जल्द ही पीटर, लियो और पॉल भी उसके पीछे हो लिए। चारों वहीं खड़े होकर सभी पिशाचों को देख रहे थे। हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। ये वाइट है, वही वाइट जिसने तुम्हें बचाया है, देखो। एक माँ ने पीटर की ओर ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो? विंसेंट ने कहा। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे वादा किया था और कहा था कि तुम उनका ख्याल रखोगे, क्विन। अब तुम्हारा उनसे रिश्ता है। विंसेंट सही था, क्विन ने पहले ही 10वें समूह के लोगों की रक्षा करने का वादा किया था, लेकिन अब अन्य पिशाच भी उसकी मदद चाहते थे, न कि केवल 10वें समूह के लोग। अब मुझे क्या करना चाहिए? महल की दीवार के ऊपर से सभी लोगों को देखने के बाद वह सबको देख सकता था। वे उसकी ओर ऐसे देख रहे थे मानो किसी भव्य भाषण की उम्मीद कर रहे हों, लेकिन उसके पास उनके लिए कोई भाषण नहीं था और न ही उसे इसकी उम्मीद थी। सब सोच रहे थे कि उसने पिशाच जाति को बचाया है, उनकी रक्षा की है, जबकि असल में वह बस अपने दोस्तों की रक्षा कर रहा था और यह जगह छोड़कर जाना चाहता था। फिर उसने अपने महल की ओर देखा और दूसरे महलों की तुलना करने लगा। मीनारें, उन्नत दीवारें और महल, अब बहुत बड़ा अंतर था, और इतने कम समय में कितना कुछ बदल गया था। पिछली बार जब वह यहाँ आए थे तो महल अछूता था, परित्यक्त था, तथा उस पर कोई काम नहीं हुआ था। क्या वे सचमुच मेरे लिए यहाँ हैं? क्विन ने सोचा और बिना किसी से कुछ कहे वापस कूद गया। उसे नहीं पता था कि यह उसकी स्थिति के लिए बेहतर होगा या नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ था उसे देखकर, उन्हें देखकर, अब उसे बेहतर अंदाजा हो गया था कि उसे क्या करना है। 10वें नेता ने मुझे कुछ काम करने को कहा है। अगर तुम 10वें परिवार में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा। पॉल पिशाचों को निर्देश देता रहा। पॉल जो कुछ भी कर रहा था वह क्विन के पहले के अनुरोध पर आधारित था। जल्द ही वे पिशाचों को धीरे धीरे महल की दीवारों के अंदर आने देने लगे। पिशाचों से बात करके पॉल को पता चला कि 10वें परिवार में काफ़ी लोग थे जो काफ़ी समय से थे, और उनके रुकने और उसमें शामिल होने की वजहें भी काफ़ी मिलती जुलती थीं। क्विन के सत्ता में आने के बाद से ही उनके मन में उसके प्रति सम्मान था। 10वें परिवार के कई लोगों की आलोचना की गई और दूसरे परिवारों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उनका दुरुपयोग किया, ठीक वैसा ही जैसा टिम्मी के साथ स्कूल में हुआ था। क्विन के अनुरोध की वजह से ड्वाइट की हत्या का आरोप लगने से पहले ही 10वें परिवार के जीवन में सुधार दिखने लगे थे। उन्हें लगा कि नया 10वां नेता सचमुच परिवार की परवाह करता है, इतना कि वह यहाँ वापस आकर तब भी यहाँ आया जब उसे आने की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि क्विन ने ये नियम इसलिए बनाया था ताकि उसे दूसरे परिवारों से कैदी मिल सकें, अपनी शक्ति बढ़ाने की उम्मीद में। इसके पीछे एक स्वार्थी मकसद था, लेकिन इस प्रक्रिया में इससे फ़ायदा ही हुआ। जैसे जैसे चीज़ें अपनी जगह पर आ रही थीं, क्विन को एहसास हुआ कि कोई बुलावा आया है। काफ़ी समय बाद पहली बार उसके दिमाग में एक आवाज़, एक संदेश भेजा गया था। ये राजा ब्राइस का संदेश है।
सभी नेताओं को अगले 2 घंटों में अपने साथी शूरवीरों के साथ राजा के महल में आना है। सभी नेताओं को उपस्थित होना होगा। संदेश भेजने वाली आवाज़ जिल की थी। उसकी आवाज़ वैसी नहीं थी जैसी वह आमतौर पर सुना करती थी। इस संदेश को देते समय आवाज़ कहीं ज़्यादा नीरस थी और ऐसा लग रहा था मानो जिल ने सारी उम्मीदें खो दी हों। सच कहें तो क्विन को आश्चर्य हुआ कि जो कुछ हुआ उसके बाद भी उसे संदेश भेजने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। भेजे गए संदेश के कारण क्विन ने पॉल और लियो को भी महल में वापस बुला लिया, क्योंकि क्विन बाकी सभी लोगों से अपनी मुलाकात करना चाहता था। पॉल ने अपने आदमियों को जो काम सौंपा था उसे एशले को सौंप दिया और वे चले गए। पॉल की पृष्ठभूमि के कारण वह कामों को अंजाम देने में माहिर थे और बेहद व्यवस्थित और कुशल थे। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो भी योजना लागू करनी हो वह जल्दी से पूरी हो जाए और समय की पाबंदी से चले। उसे केवल घड़ी में एक टुकड़ा जोड़ने की जरूरत थी ताकि वह दूर हो जाए और घड़ी काम करना जारी रख सके। आखिरकार उस भव्य डाइनिंग रूम में, जो देखने में लगभग 30 लोगों के बैठने लायक लग रहा था, क्विन के सभी करीबी लोग इकट्ठा हो गए थे। क्विन इसे अपने और शापित जहाज के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण मानता था। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आप सबको क्यों बुलाया है, लेकिन मुझे राजा के महल में बातचीत के लिए बुलाया गया है। हम इसी का इंतजार कर रहे थे, या कम से कम मैं तो कर ही रहा था। क्विन ने कहा, मैं सीधे सीधे कहूँगा, मैं पूछूंगा कि क्या हम ये जगह छोड़ सकते हैं। हालांकि पूछना सही शब्द नहीं है, मैं ये साफ कर दूंगा कि मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत कुछ किया जाना बाकी है और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें इस दुनिया की परवाह है। क्विन ने फिर टिम्मी, जैंडर और एमी की ओर देखा, जो मूल रूप से पिशाचों की दुनिया से थे। मैं एक ऐसा रास्ता ढूंढने जा रहा हूँ जहाँ मैं अभी भी इस पागल पिशाच शासन का हिस्सा रहूँ, लेकिन मुझे अपनी मर्जी से आने जाने की ज़्यादा आज़ादी हो। बाहर जो कुछ मैंने देखा है उससे मुझे एहसास हुआ है कि मैं जिस स्थिति में हूँ वह हमारी सोच से कहीं बेहतर हो सकती है और मैं इसका फ़ायदा उठा सकता हूँ। सच कहूँ तो हमने जो कुछ किया है और जो कुछ हमने सहा है उसके लिए सिर्फ जाने की इजाज़त मांगना बहुत आसान होगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, सबकी तरफ से काम कर रहा था, बिना ये पूछे कि आप लोग क्या चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे अभी बताएं, क्या आपको कुछ चाहिए या आप कुछ मांगना चाहेंगे। ये वाकई हैरान करने वाला था। एक तो उन्हें यकीन नहीं था कि ब्रायस क्विन का अनुरोध स्वीकार करेगा, और अब क्विन राजा से और कुछ मांगना चाहता था, लेकिन जो लोग सतह से ज़्यादा गहराई से देख पा रहे थे उन्हें एहसास हुआ कि क्विन ने पिशाचों की ताकत को पहचान लिया है। लोगों की ताकत को, उनका और अपने अच्छे काम का इस्तेमाल करते हुए ब्रायस के पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे। अगर उसने उसकी बात ठुकरा दी और क्विन ने फिर भी जाने का फैसला कर लिया तो वह क्या कर सकता था। परिवार पर हमला, क्विन पर हमला करने की कोशिश, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और एक और युद्ध छिड़ जाएगा। सबसे पहले बोलने वाला और कुछ मांगने में झिझक न दिखाने वाला लोगन था। बोलने से पहले उसने अपना अच्छा हाथ ऊपर उठाया। क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं कि हम 8वें परिवार के हमले से प्राप्त रक्त क्रिस्टल रख लें। मुझे यकीन है कि जब मामला शांत हो जाएगा तो वे उन्हें वापस मांगेंगे, लेकिन वे कुछ वस्तुओं को शक्ति प्रदान करने के लिए, यहाँ तक कि मेरी अपनी वस्तु को भी, काफ़ी उपयोगी हैं। अगर संभव हो तो मैं और शोध करना चाहूँगा, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि पिशाचों ने इसे एक अवैध वस्तु समझ लिया है। मुझे लगता है कि यह ठीक रहेगा, क्विन ने जवाब दिया और अपने जले हुए हाथ को देखा। क्या तुम चाहते हो कि मैं देखूं कि क्या उनके पास कोई है जो तुम्हारा हाथ वापस लगा सके, या शायद कोई नया? उनके पास दूसरे परिवार में कोई ऐसा होना चाहिए जो कुछ कर सके। हालांकि क्विन ने यह कहा था, लेकिन वह अपने किसी और दोस्त को दूसरे परिवार के पास नहीं भेजना चाहता था। अगर लोगान को कुछ भी तकलीफ हुई तो इस बार क्विन उनके साथ होगा। अपना सिर हिलाते हुए लोगन को प्रस्ताव अस्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कम मानव अंग होना मेरे लिए कोई बुरी बात है। मैं अभी भी अपनी क्षमता का उतना ही अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास इसके लिए और भी योजनाएं हैं। उसने अपना स्टंप उठाते हुए कहा, अगर तुम हमें वापस इंसानों की दुनिया में ले आओ तो मैं तुरंत कुछ काम कर सकता हूँ। इसके तुरंत बाद लोगन ने अपने आप से बुदबुदाना शुरू कर दिया और एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वह उन रचनाओं के बारे में सोचने लगा जो वह बना सकता था। क्विन ने कमरे में इधर उधर देखा कि कोई और तो नहीं है, लेकिन वे तो बस घर जाना चाहते थे। पिशाच उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते थे, जब तक कि पॉल ने भी अपना हाथ नहीं उठा लिया। पॉल ने कहा, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं और एक अनुरोध भी। मैंने इससे पहले अपने लोगों से बात की है, इसलिए यह मत सोचिए कि मैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूं। पहले की तरह मैं यह मानूंगा कि अगर वे आपके जाने के अनुरोध को स्वीकार करते हैं तो वे चाहेंगे कि आप अपने पीछे किसी को छोड़ जाएं। ये हमारे लिए भी अच्छा है क्योंकि हम यहाँ की चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं। मैं और मेरे लोग इस जगह की देखभाल के लिए पीछे रह जाना चाहेंगे। हालांकि अब क्विन की मानव जाति में जो स्थिति थी
उसे देखते हुए पॉल को अब उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्विन जानता था कि लियो भी कुछ करना चाहता है, और उसे यहाँ रखने का थोड़ा बुरा भी लगा। ईमानदारी से कहें तो क्विन ने मुख्य समूह में से किसी को भी पीछे छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन यदि पॉल ने अनुरोध किया और वह ऐसा करना चाहता तो वह उसे नहीं रोकता। मैं समझ गया पॉल, मुझे पता है कि आप ऐसा सिर्फ अपने लोगों के हित में ही करेंगे, तो फिर आप क्या मांग रहे हैं? क्विन ने पूछा। जब तुम मीटिंग में हो क्विन, मैं चाहता हूं कि तुम उनसे पूछो क्या इसका कोई इलाज है। पिशाच को वापस इंसान में बदलने का कोई तरीका है।